हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आपके, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आई अगेन वेलकम यू टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बीसीके। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने कवर किया था बेसिक्स ऑफ बीसीके, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। 40 मार्क्स का अपना ये पेपर, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर, और थोड़े बहुत एमसीक्यूज भी किए थे। आई होप कि आपको मजा आया होगा। आगे हम और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि पहले के 3 लेक्चर अपन थोड़ा स्लो चलने वाले। द रीजन इज कि हम कॉन्सेप्चुलाइज करने वाले हैं, विजुअलाइज करने वाले हैं, एनालिसिस समझने वाले हैं, सब्जेक्ट को समझने वाले हैं, साथ ही साथ चैप्टर 1 भी करते जाएंगे। और एट द सेम टाइम आप सबको पता है कि इस सब्जेक्ट में 40 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बल्कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, और वो तो हिट होंगे पूरी आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। तो यहां पे विजुअलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस और आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज, खास करके आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, इस पे डिपेंड करेगा कि अपन 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करते हैं या कम या ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो दोस्त, इस सेशन में पहले हम सबसे पहले जो लास्ट क्लास में किया था उसको एक क्विक रिकैप देंगे, और उसके बाद फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट करने शुरू हो जाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। हमें वो चीजें बहुत गौर से समझनी है, सीखनी है, क्योंकि आगे इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी आपकी पूरी लाइफ, पूरे प्रोफेशन में, पूरे आपके प्रैक्टिस के अंदर। तो इसलिए पेपर, लास्ट पेपर, सारे चीजों पे लास्ट नेल इन द कॉफिन की तरह काम करेगा। आपको बातों को ध्यान रखना है। ओके, लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था, एक बार क्विक रिकैप करते हैं। बीसीके को समझा था, सिलेबस को समझा था, तुम्हारा रोल जानने की कोशिश की थी कि तुम एज अ स्टूडेंट ये बीसीके का पेपर आखिर पढ़ ही क्यों रहे हो। एक क्विक रिकैप ले रहे हैं। सीए बनेंगे, सीए बनने के बाद अपन क्या करने वाले हैं सर, तो अपने कुछ रोल होंगे इंडस्ट्री के अंदर। अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग कंपनियों के लिए, अलग अलग टाइप के बिजनेसेस के लिए हम काम करने वाले हैं। छोटे बड़े, नेस्ले हो सकता है, आईटीसी हो सकती है, अलग अलग जगह पे हम होंगे। तो जिस बिजनेस के लिए हम काम करेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये पेपर आपको बिजनेस के एनवायरमेंट, उसकी एनालिसिस करना, बिजनेस एनालिटिक्स, ऐसी चीजों के बारे में उनका डेटा कलेक्ट करना, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, उनके प्रॉस एंड कॉन्स को जानने की कोशिश करना, मार्केट की मूवमेंट को समझना, ये सारी चीजें सिखाता है। मान लो आप एशियन पेंट्स में काम करते हो, तो वहां आपके रोल कैसे होंगे। तो जैसा नेचर ऑफ बिजनेस होगा, उस एंटिटी की जैसी बिजनेस की नेचर होगी, जैसा उसका बिजनेस मॉडल होगा, जैसे उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगे, जैसा उसके इन्वेस्टर्स होंगे, जिस टाइप के उसके स्टेक होल्डर्स होंगे, जिस टाइप से मार्केट और इंडस्ट्री रिएक्ट कर रही होगी, वो पर्टिकुलर पेंट वाली इंडस्ट्री, उसके हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं उनको कंसल्टेंसी दे सकता हूं, उनको एडवाइस दे सकता हूं, उनकी ऑडिट कर सकता हूं, अपने रोल को निभा सकता हूं। इसका ये पेपर है। तो दोस्त, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे कुछ रोल है। कंसल्टेंट की तरफ फंडिंग करवाने वाला इंसान जो फंडिंग को ध्यान में रखता है, अकाउंटिंग करता है, ऑडिटिंग करता है, कंप्लायंस सिखाता है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस देता है, टैक्स प्लानिंग करता है, अगेन ट्रांसफर प्राइसिंग के काम होते हैं। बहुत सारे रोल है चार्टर्ड अकाउंटेंट के, ये सब। और इन सब को समझने के लिए हमने क्या करना है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, आपको बहुत अच्छा बिजनेस न्यूज रीडर बनना पड़ेगा। इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है, बहुत सारे पेपर्स है, बहुत सारे इकोनॉमिक टाइम्स देखते हैं, बिजनेस टाइम्स देखते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का भी इकोनॉमिक बिजनेस स्टैंडर्ड आता है। ऐसे बहुत सारे मैगजीन्स है हमारे सामने, फोर्ब्स है, फॉर्च्यून है, बिजनेस 2.0 है, बिजनेस वर्ल्ड है, बिजनेस इंडिया है, रियल एस्टेट का जैसे आपको दिखाया बिजनेस 2.0 है। ऐसे तमाम बिजनेस के मैगजीन्स हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, ऑनलाइन मीडियम है, सीएनबीसी आवाज है, टीवी 18 है, ये सबको हम देखते हैं। एनडीटीवी प्रॉफिट है। तो क्या देखते हैं आखिर वो टेलीविजन में, यही समझते हैं कि बिजनेस, कॉमर्स, इंडस्ट्री कैसे मूव कर रही है, और मैं एज ए प्रोफेशनल मेरे कौन कौन से क्लाइंट हैं, उनको क्या क्या सर्विसेज मैं किस तरह से दे सकता हूं, ये समझने का दौर है। साथ ही साथ ये 6 चैप्टर हमारे सामने आपके स्क्रीन के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू बीसीके, बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेसेस एंड कुछ टर्मिनोलॉजीज। चैप्टर नंबर 6 के बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर तो साथ साथ ही कवर हो जाएगा। जब तक 6 तक पहुंचेंगे उसका 80% अपन कवर कर चुके होंगे 1 to 5 के अंदर। इन्हीं की समराइज्ड ग्लॉसरी कह सकते हैं, वो है हमारा कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का। तो उसके लिए भी, उसका टाइमिंग भी अपन लगाने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 to 5 में, और स्पेशली चैप्टर नंबर 1 to 3 में, जो आपके सबसे बड़े चैप्टर है, जहां मेन आपका जो पूरा बीसीके का जो रूह है, जो उसकी सोल है, वो बैठी है कहां पे, 1 to 3 में। इसी तरह से धीरे धीरे स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ की फिलॉसफी पे अपन काम करते जाएंगे। बाद में ये सिलेबस हमारा देखते देखते गायब हो जाएगा।
बच्चे लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक तो हमने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश करी थी, उसी के हिसाब से अपन सिलेबस बनाते हैं और उसी के हिसाब से अपनी बुक लिखी हुई है और उसी को अपन पढ़ रहे थे। बीसीके क्या है, बिजनेस क्या है, बिजनेस की डेफिनेशन आपको दी थी। लोग कितने प्रकार के होते हैं ये भी बताया था। एम्प्लॉय पैदा होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन में जाते हैं, फिर वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बिजनेसमैन और फिर इन्वेस्टर। ये 4 कैटेगरी के लोग अमूमन पाए जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हुए, राइट। अर्निंग के लिए, लिवलीहुड के लिए हम क्या करते हैं, 4 टाइप की एक्टिविटी करते हैं। 80% लोग एम्प्लॉय बनना पसंद करते हैं, 10% सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, 7% लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं और 3% लोग ही इन्वेस्टर बन पाते हैं। यही एक हमारा रिसर्च है जो हमें बताता है कि ये कितना मुश्किल काम है लास्ट के 10% तक पहुंचना। और ये पेपर आपको लास्ट के 10% तक ले जाने के लिए ट्रेनिंग देने वाला पेपर है, इसलिए भी अपन पढ़ रहे हैं। ये बताएगा कि कहां आपको अपने आप को विजुअलाइज करना है। एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड दुनिया होती है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा कि पप्पू पेंचर वाला भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, बट क्या वो बिजनेसमैन है, क्या वो इन्वेस्टर है, क्या वो एंटरप्रेन्योर है, अब ये सोचना पड़ेगा है या नहीं है, ये सीखेंगे। और लास्ट क्लास में जितना कुछ हमने पढ़ा था आज उन सब का इंप्लीमेंटेशन हमारे सामने होने वाला है। आज वो सारी चीजें अलग अलग टॉपिक में तुम्हारे सामने निकल के आएंगी। फिर बिजनेस क्या है, मैंने बताया था इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो नीड कस्टमर्स के और सोसाइटी के नीड को सेटिस्फाई करती है। कैसे? बाय क्रिएटिंग वैल्यू इन गुड्स एंड सर्विसेज, और डिटेल में एक्सप्लेन किया था उसे। फिर बिजनेसेस के एग्जांपल, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, एंटरप्राइजेस के बारे में, बड़े कॉर्पोरेशंस के बारे में डिस्कस किया था और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूज ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमने छोटे बिजनेस से लेकर के बड़े बिजनेस तक सबको समझना है, सबके बारे में नॉलेज गेन करनी है और फिर उसकी एनालिसिस करनी है। ये क्या करता है, कैसे करता है, मैं यहां क्या, मेरा क्या रोल हो सकता है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर मैं सपोज की एप्पल इंडिया का ऑडिटर हूं तो मैं कैसे उस बिजनेस को क्या एडवाइस दूं, कैसे उसको समझूं, कैसे उसकी ऑडिट करूं। एंटिटी को समझना एक बहुत बड़ा आर्ट है। ऑडिटिंग में भी आपको सिखाया जाएगा जब आप सीए इंटरमीडिएट पेपर पढ़ोगे। आपको ईआईएस एसएम में भी यही सिखाया जाएगा कि एंटिटी को, बिजनेस को क्या चाहिए, कैसे उसे सक्सेसफुल बनाना है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हारे रोल में कैसे फिट होना है इस बिजनेस को समझते हुए, इसका पेपर है। साथ ही साथ सैम वॉल्टन की बात करी, बिल गेट्स की बात करी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, सबीर भाटिया से लेकर के जेफ बेजोस तक, ये सब नाम तुम्हारे टिप पे होने चाहिए। ये सब बड़े बिजनेस के बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े टाइकून्स हैं। यही बिजनेस को, दुनिया के बिजनेसेस को सेट करते हैं, नए नए आयाम देते हैं अलग अलग टाइम पे। जब किसी ने गूगल बनाया होगा, जब किसी ने कोई अमेजॉन लेके आया होगा, जब कोई इंडिया में फ्लिपकार्ट लेके आया होगा, एक क्रांति थी, एक रिवॉल्यूशन था। तो जिसने इसको समझा वो आगे निकला। जो इस बिजनेस के बदलते स्वरूप को नहीं समझ पाता है वो पीछे रह जाता है। कोरोना पैंडेमिक है आज इंडिया में, ध्यान से सुनना दोस्त, कोरोना है। मैं समराइज रिवीजन करा रहा हूं लास्ट क्लास का। इसके आने से बहुत सारे बिजनेसेस बदलेंगे, बहुत सारे मोड बदलेंगे, बहुत सारे वे ऑफ लाइफ का मेथड भी बदलेगा, लिविंग स्टाइल बदलेगा, आपका चलने का, रहने का, सोशल डिस्टेंसिंग का, सोसाइटी में इंटरेक्ट करने का तरीका बदलेगा। तो बिजनेसेस भी बदलेंगे, बिजनेस करने के तरीके भी बदलेंगे। देखो ना, एक एग्जांपल देता हूं, आज एक तुम्हें रियल डेटा देता हूं। नया रिसर्च आया है, कोरोना पैंडेमिक से पहले दुनिया में 3% लोग ऐसे थे। कितने? सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जो ऑनलाइन टीचिंग, स्टडिंग कर रहे थे, लर्निंग कर रहे थे। 3%, ओनली 3%। एक महीने के अंदर दुनिया इतनी तेजी से बदली मेरे दोस्त कि लगभग 100% लोग ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग में जा चुके हैं। टीचिंग में जाए या नहीं, लर्निंग का मोड तो 100% ऑनलाइन हो चुका है, पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। एक महीने में दुनिया इतनी तेजी से बदली। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एनवायरमेंट चेंजेस, और उसके हिसाब से दुनिया का बदलना। तो छोटी छोटी चीजें, अब इसे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हें हमें समझना है। और वो कैसे होगा? जब हमें बिजनेस और कॉमर्स की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, हम समझ पाएंगे क्या बदला, इस बदलाव से क्या इफेक्ट होने वाला है मेरे बिजनेस पे, राइट। एक कोई नई कंपनी आती है, एक इन्वेस्टर आता है, बड़ा इन्वेस्टर आता है, 1 लाख करोड़ रुपए अचानक से आके इंडियन मार्केट में लगा देता है, उसका नाम अमेजॉन है। तो क्या इससे इंडस्ट्री बदल जाती है? क्या इससे इंडिया में क्या बदलाव आते हैं? बहुत सारे बदलाव आते हैं। इन सब चीजों को आपने और मैंने समझना है और एज ए प्रोफेशनल अपने क्लाइंट्स को उससे रिलेटेड आगाह करना है, एडवाइस देनी है, उनको ग्रोथ का रास्ता दिखाना है, और इसलिए अपन ये पेपर पढ़ रहे हैं। ओके,
बहुत सारी ऐसी कंपनियों की बात करी, फिर बताया बिजनेस एक्टिविटी दो टाइप की होती है, कॉमर्स इंडस्ट्री, कॉमर्स फर्दर दो टाइप के होते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड आपको एक्सप्लेन किया, इंडस्ट्री किसे कहते हैं ये भी एक्सप्लेन किया, डेटा किसे कहते हैं, BCK बिजनेस कॉमर्स समझाते हुए मैंने आपको नॉलेज को समझाया। मैंने कहा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा कहते हैं, जब इस डेटा को प्रोसेस करके इंसानी दिमाग से या कंप्यूटर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रोसेस किया और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दिया, मीनिंगफुल बनाया, उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। और जब ये इंफॉर्मेशन का यूज करके हम किसी के सवालों का जवाब देते हैं, जैसे आप सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूं तो नॉलेज है, मैं सवाल पूछता हूं KBCA बोलो, A होगा, B होगा, C होगा या D होगा, तो अद्भुत सवाल का अद्भुत जवाब जब तुम देते हो मेरे दोस्त, इसका मतलब तुम्हें नॉलेज है। इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है अगर वो हमारे नॉलेज को इनहेंस नहीं करती है, हमें किसी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं करती है, या हमारे क्लाइंट के सवाल होंगे, हमारे बिजनेस पार्टनर के सवाल होंगे, जिसके लिए जो हमारा एम्प्लॉयर होगा, जिसके अंडर में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम काम करें, उसके सवाल होंगे, उन सवालों का जवाब आपसे उम्मीद करेगा, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको नॉलेज होगी तो आप जवाब दोगे, नहीं होगी तो किताबों में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं और इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता है, तो इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगा। उस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं जब तक आप उसे नॉलेज में कन्वर्ट करके उसका सही इस्तेमाल नहीं करते और आपकी नॉलेज को आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे कोई इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं लेते, स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं लेते, मैनेजरियल डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन लेना नॉलेज पे डिपेंड करता है, इंफॉर्मेशन पे डिसीजन मेकिंग नहीं की जा सकती। इंफॉर्मेशन बहुत है मेरे पास, लेकिन उसके बेसिस पे मैं डिसीजन नहीं ले सकता जब तक मेरा एक्सपीरियंस, मेरा एनालिटिकल पावर उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट नहीं करता। तो ये पढ़ रहे हैं हम, और इसके बाद अब आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्विक लास्ट क्लास को हमने रिकैप किया और आपको मैं एक बार वापस से मैं ले आया। तो अगले 35-40 मिनट तक फ्रेंड्स अपन सिर्फ पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल की बातें। कल भी हम मॉड्यूल पे आए थे, लास्ट क्लास में अपन मॉड्यूल पे आए थे और बहुत सारी बातें डिस्कस करी थी। आई होप तुम्हें समझ में आई होंगी, आगे और ज्यादा समझ में आएगा अगर अब तक समझ में आया है तो। अब 3 बातें, डोमेन ऑफ BCK बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के डोमेन, मतलब इसकी जो दुनिया है, इसका जो प्रारूप है वो कैसा है। 3 बातें इसके अंदर है हमारे मॉड्यूल में। एक है BCK इज वास्ट, बिजनेस एंड कॉमर्स की दुनिया, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की दुनिया वास्ट है तो सही। देखो ना, अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री है, अलग अलग टाइप के कॉमर्स है, अलग अलग टाइप का ट्रेड है, अलग अलग टाइप की ट्रेड ऑक्सिलरी सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है। अच्छा, हर इंडस्ट्री के अपने बहुत सारे फीचर हैं। कोई इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कोई इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग मोड में है। पहले ध्यान से सुनना, ठीक है। टेलीकॉम इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ऑनलाइन का मार्केट अभी कोरोना पैंडेमिक के टाइम में बढ़ रहा है, मेडिसिन फार्मा का फील्ड अभी ग्रो करेगा क्योंकि पूरी दुनिया में वायरस का जंजाल है। और कौन जानता है ये वायरस किसी फार्मा कंपनी ने अपनी दवा बेचने के लिए की हो। सच है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, नहीं कंपनियां हैं तो मुमकिन है, ठीक है। ओके, मैंने कहा BCK इज, ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूं फिर बुक पे चलते हैं। BCK इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज इलेक्ट्रिक मल्टीडिसिप्लिनरी, बहुत सारी चीजों के सम्मिश्रण से ये बनता है। बिजनेस में देखो कितने लोगों का रोल है, एम्प्लॉय है, सोसाइटी है, कस्टमर है, हर किसी की साइकोलॉजी है, उसका सोचने का तरीका है, सबका बिजनेस पे असर पड़ता है। मैं एज ए कस्टमर, मेरे दिमाग में ये बात अगर बैठ गई, ध्यान से सुनना मेरे एग्जांपल को, मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई कि अबे यार ये मैगी खाने से ना बीमार पड़ जाते हैं, कैंसर होता है। अब मेरे दिमाग को बदल के दिखाओ। आप एग्जांपल लो, पतंजलि वाले बाबा रामदेव योगा कराते हैं। योगा कराने से क्या करते हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, समाज के अंदर जाते हैं, लोगों को सिखाते हैं योगा करो। धीरे धीरे फिर अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं और फिर प्रोडक्ट को आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। सोशल एंगल भी है, कॉमर्स का एंगल भी है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुत सारी बातें इन्वॉल्व करती हैं इसके अंदर, ठीक है। बहुत सारी चीजों से बिजनेस को लेना देना है। सोसाइटी बदलती है, कस्टमर का दिमाग बदलता है, उसकी साइकोलॉजी बदलती है, सोचने का तरीका बदलता है। पैंडेमिक के बाद बहुत सारा सोशल बिहेवियर चेंज हो जाएगा, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे, इन सब का असर बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। फिर उसी के हिसाब से बिजनेस होगा, कॉमर्स होगा, ट्रेड चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी, और फिर उसके हिसाब से अपन नॉलेज गेन करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और अपने आप को नॉलेजेबल बनाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बिजनेस एंड कॉमर्स की दुनिया मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुत सारे चीजों को। अच्छा, हिस्ट्री का भी असर है, इतिहास का असर भी, पिछले 50 साल में कंपनियों ने क्या किया, कैसे किया, उसका असर हमारे आज की इंडस्ट्री पे भी पड़ता है। जैसे कि हमारे राजाओं के इतिहास का असर हमारी सोसाइटी पे पड़ता है, वैसे बिजनेसेस का इतिहास, जो उनका
पहले 50 साल 40 साल में काम करने का तरीका रहा है और उसका इफेक्ट हमारे करंट बिजनेसेस पे भी पड़ता है। तो हर चीज का लेना देना है। बिजनेस एंड कॉमर्स की नॉलेज कई चीजों को जोड़ करके समझने से बनती है, कोई एक चीज नहीं है कि मैं कह दूं ये बिजनेस है। जब मैंने कह दिया कि ये सोशल एक्टिविटी है, बिजनेस इज सोसाइटीज ऑर्गन ऑफ ग्रोथ। क्या बोला मैंने कहा बिजनेस इज सोसाइटीज ऑर्गन ऑफ ग्रोथ। आप एक बिजनेसमैन हो, ध्यान से सुनो राहुल, तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम कहां से निकले हो? सोसाइटी से ही तो निकले हो। बस तुम्हारा काम क्या है? तुम ग्रोथ करने के लिए गए हो, तुम प्रॉफिट कमाने गए हो, प्रॉफिटेबिलिटी लाने गए हो, ग्रोथ के लिए गए हो, वेल्थ कमाने एक्युमुलेट करने गए हो, ब्रांड क्रिएट करने गए हो। तुम्हारा पर्पस डिफरेंट हो गया, बट हो तो तुम भी सोसाइटी के, राइट? कोई आदमी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता हो, लिवलीहुड के लिए जाकर के काम करता हो, या कोई आदमी नहीं करता हो, घर पे बैठ करके मतलब ऐसे कहता हो कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। बहुत बड़े पोएट थे दास मुलुका। दास मुलुका कह गए सबके दाता राम। कोई ऐसे भी सोचता है नहीं कि मंदिर के बाहर बैठ जाएंगे, भोजन तो मिल ही जाएगा? नहीं, चले जाओ बहुत सारे वृंदावन और बहुत सारे ऐसी जगहों पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर भी उसका गुजारा चल रहा है, बट वो अर्निंग नहीं कर रहा, लिवलीहुड नहीं जी रहा। वो सारा चीज, वो हर चीज बीसीके का पार्ट है। बीसीके को उससे भी लेना देना है, कैसे हम आगे बात करेंगे। और बीसीके इज एवर इवॉल्विंग। नजर बदले, नजारे बदले, मौसम के इशारे बदले। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, समय बदलेगा, नई चीज आएगी, बदलाव आएगा, कोई नया चेंज आएगा, एनवायरमेंट में बदलाव होगा, सोसाइटी में बदलाव होगा, टेक्नोलॉजी में बदलाव होगी, और फिर साथ ही साथ बीसीके भी चेंज होगा, बिजनेस बदलेगा, कॉमर्स बदलेगा। अब देखो ना बहुत सारी चीजें। अब मैं तुम्हें क्या देता था? पेन ड्राइव और बुक्स। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया ऐसा है कुरियर बंद, तो मैंने देना क्या शुरू कर दिया? ऑनलाइन ई बुक, ऑनलाइन पीडीएफ, ई बुक, राइट? तो क्या हुआ? नए नजर बदले, नजारे बदले, मौसम के इशारे बदले। अगेन चीजें बदलती जाएंगी तो बिजनेस एंड कॉमर्स की दुनिया बदलेगी, राइट? कस्टमर की रिक्वायरमेंट मास्क की थी तो मास्क मिला, सैनिटाइजर की थी तो सैनिटाइजर दिया हमने। तो बिजनेस एंड कॉमर्स, सैनिटाइजर जो 50-50 रुपए के थे, जो घर पे बनाए जा सकते थे 50-40 रुपए में, वो 500-500 रुपए में मार्केट में मिलते थे, राइट? तो मैंने एक वीडियो बना के सबको एडवाइस दिया ऐसे सैनिटाइजर बनाओ, तो लोगों ने सस्ते सैनिटाइजर बनाने शुरू कर दिए घरों में, राइट? ऐसे मास्क बनाओ, आसान है मास्क बनाना। तो दिस इज कॉल्ड बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। ये तीन बातों को हम डिटेल में आप पढ़ते हैं मॉड्यूल के रेफरेंस से। पहले तो मैंने कहा बीसीके वास्ट है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि बिजनेस की एक्टिविटी कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड को मिला के बनती है, वास्ट है। दूसरा मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक है, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी है। बाजू में लिखना अपनी बुक के, मल्टी बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजों का समावेश है। जब मैं कहता हूं मतलब स्ट्रेटजी भी बिजनेस का पार्ट है, लॉजिस्टिक्स, माल है तो ढुलाई का सामान चाहिए, वो भी उसका पार्ट है। बुल एंड बियर कहां से आ गए? स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में तुमने सुना होगा बुल एंड बियर। बुल वो फैक्टर होते हैं जो स्टॉक मार्केट को नई दिशा देते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मतलब उसको आशा देते हैं और उसके बेसिस पे इन्वेस्टर पैसा लगाता है। मतलब एक सरकार आई मेरे देश में, ध्यान से सुनना, एक एक टर्म को समझाऊंगा क्योंकि एक एक टर्मिनोलॉजी आपको काम आने वाली है। ये टर्मिनोलॉजी वाले सेक्शन में भी पढ़ना है, इसलिए यहां टाइम लगाएंगे अपन, ये चारों टर्म को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुल जो मार्केट के सेंसेक्स को बढ़ाता है, आप सेंसेक्स समझते हो, अभी आता हूं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बियर समझते हो, ये भी सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा, ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग सुनी होगी, उससे रिलेटेड टर्म है, क्या फर्क पड़ता है। और एक एक करके एक एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेटजी से क्या समझते हो? सबसे पहला स्ट्रेटजी, एक एक करके आपको बताता हूं। स्ट्रेटजी के बारे में तुम क्या जानते हो बताओ? स्ट्रेटजी के बारे में क्या जानते हो, कुछ बता सकते हो? सोच के बोलो। एक स्टोरी सुनाता हूं, बड़े पेशेंस से पहले 2-3 लेक्चर मेरे देखना, उसके बाद सब बातें समझ में आएंगी। मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, मैं, एक मेरा दोस्त अमित, एक मेरा और फ्रेंड सरदार जी, राइट? हम 3 जने गए दंगल मूवी देखने के लिए। सेक्टर 17 में एक थिएटर है, वहां पे दंगल मूवी देखने गए। टिकटें बुक थी, सब फुल हाउसफुल था, कुछ भी नहीं था। ब्लैकियर एक ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था, जो ब्लैकी बेचता, 500 को ले लो, 500 को ले लो, 500 को ले लो, वो वाले भाई, ठीक है, वो वहां बेच रहा था।
तो मैं, अमित और वो सरदार गुरप्रीत। सरदार देखने में भी 6.5 फीट का था, देख के भी लगता था पुलिस वाला है। मैंने कहा यार टिकट तो नहीं मिलेगी, घर चलते हैं वापस, राइट। ऑनलाइन बुकिंग हमने की नहीं थी, हमने सोचा जाके वहां ले लेंगे, आप इतना तो दिमाग लगाया नहीं, घूमते फिरते पहुंच गए थे। अब सुनो क्या होता है, वो सरदार कहता है ऐसी कोई बात नहीं त्रिवेदी, तू ऐसे ही सोच गया, देख मैं अभी अरेंज करता हूं। वो गया, एक ब्लैक मार्केटियर को पकड़ा, उसके कान के नीचे कितने लगाए, 2 लगाए पूरे। लगाने का था टिकट लगा, क्या कर रहा है तू, भाग यहां से। उसने सोचा कोई पुलिस वुलिस वाला सिविल ड्रेस में आया, वो डर गया, ऐसे कैसे तू ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है यहाँ पे, कैसे कर दिया तूने ये वो, अभी जेल के अंदर तेरे को डालता हूँ। धमकाया अपने तरीके से, उसके पास होगा कुछ आर्ट। उसके बाद उसने फटाफट बाबू जी 3 टिकट उससे लिए और ईमानदारी से उसको जो ओरिजिनल प्राइसेस थे 125 इंटू 3 375 रुपीज दे भी दिए। बोले जा, अब नजर नहीं आना चाहिए तू यहाँ से, जा भाग यहाँ से। उसको फिर धक्का मार के निकाल दिया वहां से, निकल गया बेचारा, वो तो चला गया, राइट। वो आया और उसने मेरे को कहा, देखा त्रिवेदी स्ट्रैटेजी तू पढ़ाता है, देखी मेरी स्ट्रैटेजी, कर लिया ना मैंने टिकट मैनेज। अब तब से आज तक मेरे को ये समझ में नहीं आया कि सरदार जी जो बोला कि देखी मेरी स्ट्रेटजी, क्या देखी, स्ट्रेटजी, कर लिया मैंने टिकट मैनेज, क्या बोला उसने, मैनेज। क्या सरदार ने जो टिकट लिया वहां से, क्या उसके पीछे स्ट्रेटजी थी, या जो उसने टिकट लाके हमें दिया क्या वो मैनेजमेंट था? अगर था तो रियल मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी क्या है और रियल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है, और अगर नहीं था तो रियल मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी क्या है और रियल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है। क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में किसी चीज को स्ट्रेटजी और किसी को मैनेजमेंट बोल देते हैं, अब वो है या नहीं है हमें खुद नहीं पता होता। स्ट्रेटजी, ध्यान से सुनो बच्चे मेरे, बड़े प्यार से सीखने की कोशिश करना। मैं आपको एक एक शब्द के मीनिंग बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, यहां से आपका बेस बनेगा और आप फिर जाके स्ट्रॉन्ग हो गए यहां से फाइनल तक। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी सीए फाइनल के बच्चे से या किसी सीए से पूछ लो कि स्ट्रेटजी की मेरे को मीनिंग ढंग से समझा दो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 80% लोग आपको स्ट्रेटजी की सही मीनिंग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक मॉडर्न थॉट है। स्ट्रेटजी वर्ड का पैदाइश, इसका जन्म एक वर्ड से हुआ जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेगोस। क्या बोलते हैं, STRATEGOS, स्ट्रेटेगोस, जिसका मीनिंग होता है जनरल शिप। जनरल कहां होता है, आर्मी में होता है। तो जैसे ही मैंने जनरलशिप बोला, एक चीज तो तुम्हारे दिमाग में पक्का तय हो गई कि सर इस शब्द का की पैदाइश तो मिलिट्री से हुई है। कहां से हुई है, बोलना सर, इस शब्द का जन्म तो मिलिट्री से हुआ है, राइट। अच्छा बोलना जनरलशिप का मतलब क्या हुआ, जरा सोच के बोलना, जनरल का मतलब क्या हुआ। लास्ट क्लास में आपको एक तरीका बताया था कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने का। मैंने कहा अगर कोई पूछे कि जनरल का मतलब क्या है तो बताओ जनरल इज व्हाट जनरल डज। जनरल मनी क्या है, मनी इज व्हाट मनी डज, यू आर व्हाट यू डू, बैंक इज व्हाट बैंक डज। इससे उसकी डेफिनेशन तय हो जाती है। तो जनरल कौन है, जनरल वो है जो जनरल का काम करता है। तो जनरलशिप मतलब आर्ट ऑफ द जनरल। जनरल क्या करता है, तो आप बताओ जनरल क्या करता है, अपनी टुकड़ी को लेके जाता है दूसरी आर्मी से, जब 2 देशों में लड़ाई होती है तो लड़ाई लड़ने जाता है और हार के मुंह दिखा के वापस आ जाता है काला मुंह लेकर के। ऐसा होता है नहीं। जनरल का क्या काम होता है, वॉर में जाना, ध्यान से सुनना, वॉर में जाना और जीतना, हारना नहीं। हारने वाले को जनरल हारने के लिए नहीं जाते ना, लड़ाई हम हारने के लिए करते हैं। एग्जाम में हम फेल होने के लिए बैठते नहीं ना, पास होने के लिए बैठते हैं। अच्छा, जिसके पास पास हो जाता है वो आके क्या बोलता है, यार मैंने बहुत तगड़ी स्ट्रैटेजी बनाई थी, जाने कब बनाई थी, राइट। बोलता है नहीं बोलता, सच सच बोलना। जब वो पास होके आता है तो वो पहला शेर यही बघाड़ता है, यार मेरी स्ट्रैटेजी तगड़ी थी सर, मैंने स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी बनाई थी, राइट। सर मैंने ना प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी बनाई थी, सर मैंने ना वो एमसीक्यूज की अलग स्ट्रैटेजी बनाई थी। मतलब उसके पास हर चीज के लिए स्ट्रैटेजी थी, तभी वो सक्सेसफुल था। इसका मतलब वो कह रहा है कि उसने कोई प्लान किया था। नहीं, क्या किया था, प्लान किया था और उससे उसको जीत मिली। मतलब मैं कह सकता हूं प्लान टू विन इज स्ट्रैटेजी, और प्लान टू लूज भी हो सकता है। क्या कोई जनरल तो हारता होगा, मतलब जो हारता होगा उसके पास स्ट्रैटेजी नहीं है। बिल्कुल सही सुना तुमने, जो हारा उसके पास स्ट्रैटेजी
नहीं थी। जो जीता उसके पास स्ट्रैटेजी है, जो जीता वही सिकंदर, सुना है ना बचपन में। स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी इज अ प्लान टू विन। कहां से ओरिजिन हुआ? मिलिट्री से ओरिजिन हुआ। किस शब्द से ओरिजिन हुआ? स्ट्रेटेगोस वर्ड से ओरिजिन हुआ। बीसीके में क्या काम है? क्योंकि बिजनेसेस को जरूरत पड़ती है स्ट्रैटेजी की, और स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हर बिजनेस चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को जीत दिलाऊं, मुझे प्रॉफिट मिले, मेरे कॉम्पिटिटर से ज्यादा मिले, मैं अपने कॉम्पिटिटर को बीट करूं। एक छोटी सी ना मूवी की क्लिप दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। जब भी मैं कोई मूवी की क्लिप दिखाऊं तो ऐसा सोचना कि ये कोई केस दिखा रहा हूं आपको, मूवी नहीं दिखा रहा, मैं कोई केस स्टडी दिखा रहा हूं, जिससे आपको कोई वर्ड का रियल मीनिंग समझ में आएगा। ये मेरा स्टाइल है। अच्छा, ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरी जिंदगी काम आएगा, पूरी लाइफ। इंडस्ट्री में, दुनिया में जहां भी रहोगे, जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे होगे, जहां भी होगे, स्ट्रैटेजी वर्ड तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी ये बात अपने कॉपी में लिख लो। तो ध्यान से सुनो, आपको ना मैं एक मूवी दिखाता हूं। मतलब एक बात तो मैंने क्लियर कर दी कि स्ट्रेटजी का ओरिजिन मिलिट्री से हुआ है, और मिलिट्री का मतलब दो आर्मी लड़ती है, एक जीतता है एक हारता है। जो जीतता है उसके पास स्ट्रैटेजी है। लेकिन आप बोलोगे सर कैसे? सवाल उठेगा ना, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे दिमाग में तो सवाल ज्यादा उठेगा, कैसे? तो मैं एक आपको विजुअल दिखाता हूं और विजुअल से आपको बताऊंगा कैसे, और मैं आपसे पूछूंगा अभी बताओ ऐसा रियली फील हुआ कि एक के पास स्ट्रैटेजी थी और दूसरे के पास नहीं थी? तो आओ एक वीडियो केस दिखाता हूं एंड फिर आगे की बातें करेंगे। BC, near the small village of Gaugamela, in present-day Iraq, two vast forces of men are engaged in a battle for the future of the world. On one side, near the small village of Gaugamela, in present-day Iraq, two vast forces of men are engaged in a battle for the future of the world. On one side is the great king of Persia, Darius, commander of the largest army on earth. He probably had 200 to 250,000 men on the field. On the other side is an army one-fifth the size, led by a 26-year-old named Alexander. He was, at this point in his young life, a veteran commander. Prepare to experience the greatest battle of the ancient world like never before. Witness firsthand the innovative strategies and weapons of war. They'd have a weapon much like this, a very aerodynamic spear. Who was Alexander? How could he possibly face an army 5 times his number? His tactics are still in use today. His ideas are still in use today. What was Alexander's secret weapon? Alexander was a phenomenon. Go back in time and experience one of the world's greatest battles. Gaugamela was a turning point in world history. The lines have been drawn, the odds impossible. Prepare for battle. It's a fight to the finish that will change history forever and define one young man as Alexander the Great. His army standing at the ready for the entire night. It was not a cohesive force, but a series of armed groups levied from the governors or satraps of every corner of the empire. The king would go to the satrap and say, your tax this year is 1,000 men. And he might have a huge variety of these from different places. He fought with Ethiopians. He fought with Bactrians, who would be Afghanistan today. They're all over the place, and they may speak different languages, have different cultures, have different weapons. Most Persian warriors wore no armor and no helmet. Each carried an 8-foot spear and a shield made of wicker. But what the Persian army lacked in armor and weapons, they made up for in numbers. You think of the Persians, they're not a bunch of yahoos. The tactics that they're using have been effective for hundreds of years. The Persians have a huge empire. It's been good enough. Against this enormous army, Alexander has one advantage. This professional army is the Macedonian phalanx. Captain Dale Dye, retired officer, historian, and film consultant, has studied the Macedonian approach to warfare.
The Macedonian phalanx, probably the most potent weapon of war in the ancient world. The phalanx, blocks of individuals, 256 men, arranged 16 across by 16 deep. Once you were in the formation going forward, you really had no choice as to whether you were going to go backwards or not. You were definitely going forward with this massive wall of human muscle and spear points, and that's what made it so overwhelming. In the front rank were the most veteran fighters, the fighters who had proved their courage, their bravery on the battlefield, who could be relied on to go forth and contact the enemy. He carried a small shield. The shield was suspended by a strap from his neck so that it would help support the weight. More importantly, that would allow his left hand, his shield hand, to be free. Not grasping the shield, but free, so that he could reach over and grasp his primary weapon. And his primary weapon was the sarissa. Now, we believe sarissas were somewhere between 16 and 18 feet long. Up to this point, the principal combatants were carrying 7 to 8 foot spears. Philip gave the infantry longer spears. His phalanx now had greater standoff than the average Greek or Persians would have. Think this way. 256 sarissas, 16 to 18 feet long, in front of the phalanx. A bristling hedgehog of spear points that the enemy could not get under, around, or over. How intimidating was? ओके, इतना काफी था। 2-3 बातें आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी कि स्ट्रैटेजी, वॉर एक दिन की चीज नहीं होती है। लड़ाई में आप युद्ध में जाके एक दिन में नहीं जीतते। लंबे समय तक कोई भी आर्मी अपनी तैयारी करती है, रिसोर्सेस के साथ, तैयारी के साथ, लीडर के साथ, बहुत सारे नए टूल्स एंड टेक्निक के साथ वो मैदान में जाती है और अपने राइवल को बीट करती है। इसी का नाम स्ट्रेटजी है। ऐसे ही जब आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, एक दिन की मेहनत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 3 महीने हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ा दिया, 4 महीने 6 महीने तो तुम उससे फाउंडेशन निकालते हो। वो भी एक फैक्टर है, लेकिन जो बचपन से अब तक तुमने पढ़ाई करी है वो एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि तुम धीरे धीरे करके तैयार हो रहे हो, स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हो। अब हमने फाउंडेशन में तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारा लेवल बिल्ड किया और तुमने फाउंडेशन को जाके क्रैक किया। स्ट्रेटजी है, मिलिट्री से आया है, ये प्लान टू विन है। प्लान का मतलब क्या होता है? मतलब जीत तो गए, अब ऐसा लग गया कि अगर हमने तैयारी अच्छी करी तो एग्जाम जाके क्रैक करेंगे। बाकियों का तो पता नहीं। अभी तुम्हारे बाजू में जो बच्चा बैठा है, अब तो बाजू में कोई नहीं बैठा, अब तो हर कोई घर पे बैठा है। बट अगेन, जो इंसान एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ जाएगा वो आपका कॉम्पिटिटर होगा, राइवल होगा। बाहर दोस्त जरूर होगा, एग्जाम हॉल में राइवल होगा। उसी में से 30% ने पास करना है, तो 70% तो नहीं पास करेंगे। मतलब जो जीता वो सिकंदर, जो जीता उसके पास स्ट्रैटेजी थी, जो नहीं जीता उसके पास स्ट्रैटेजी नहीं थी। प्लान का क्या मतलब? सर प्लान वो है जो हम बनाते हैं रोज। मतलब आज हमने काम नहीं किया, आज मॉर्निंग से अपन घूमने निकल गए थे, पूरे दिन वेस्ट कर दिया, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते रहे, क्लास में भी सर की बात ध्यान नहीं दी और शाम को याद आया आज तो पढ़ाई नहीं की, बड़ी टेंशन हुई। फिर फटाक से कॉपी निकाली, उस पर कुछ लिखा, 3 बजे से 4 बजे तक बीसीके, 4 बजे से 5 बजे तक इकोनॉमिक्स, रात को करूंगा मैं मैथ्स की प्रैक्टिस। और ऐसा करके एक चार्ट बड़ा सा बना के वॉल पे लगाया और स्टिकी नोट के साथ उसके ऊपर कमिटमेंट भी दी, और उसके बाद कभी उसको फॉलो नहीं किया। अगले दिन फिर उससे डिरेल हो गए। प्लान वो है जो हम बनाते हैं, चिपकाते हैं और फॉलो नहीं करते। तो ऑन लाइटर नोट, बट यस, प्लान मीन्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू दिस। समझना है, हर चीज को नोट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। आप करोगे और कौन करेगा, राइट? मेरे भी प्लानिंग का हिस्सा है। तो प्लान है, ऐसा प्लान जो आपको विनर बनाता हो, वो स्ट्रेटजी है। और ये कहां से आया? सर ये मिलिट्री ओरिजिन से आया। 2 जनरल आपस में लड़े, 2 राजा आपस में लड़े, जीता कौन? अलेक्जेंडर, सिकंदर। क्यों जीता? क्योंकि उसके पास स्ट्रैटेजी थी। स्ट्रैटेजी में बहुत सारी चीजें आपने अभी वीडियो में देखी। ऐसे बनाते हैं स्ट्रैटेजी, ऐसे ही कंपनियां स्ट्रैटेजी बनाती है, ऐसे ही कंपनियां भी स्ट्रैटेजी बनाती है। मान लो एक एग्जांपल देता हूं, 2 कंपनी है तुम्हारे सामने, 2 कंपनी है तुम्हारे सामने। एक का नाम है, ध्यान से सुनना बच्चे मेरे एग्जांपल्स को, ये एग्जांपल समझने का है
ये नोटिंग करने का कुछ भी नहीं है, बस समझना है विजुअल से, आपको ये टर्म समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं बहुत छोटे में आपको समझा रहा हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है केमी प्रो, वो क्या बनाती है, एक ऐसा ही ड्रम स्पीकर बनाती है, जिस ड्रम स्पीकर की चर्चा मैं कर रहा था अभी, ऐसा एक ड्रम स्पीकर बनाती है, राइट। बनाती है तो क्या ऑफर करती है, देखना जरा ध्यान से। 2018 मॉडल, 10 फीचर वाला, 10 घंटे प्ले टाइम वाला, वाटर प्रूफिंग इसमें नहीं है, 1 साल की वारंटी है, ये फीचर है। मतलब मैं कह सकता हूं इस कंपनी ने ये वैल्यू क्रिएट की, कस्टमर को तो यही दिखेगा, कस्टमर इसी के बेसिस पे डिसाइड करेगा इस प्रोडक्ट को लेना है या इस प्रोडक्ट को नहीं लेना। मैं कहता हूं चलो सोचते हैं अभी लेना है कि नहीं लेना। एनीवेज, अच्छा इस प्रोडक्ट को बनाने की कोई कीमत तो होगी, कोई लागत तो होगी, सॉरी कीमत नहीं, कोई लागत तो होगी, कोई कॉस्ट तो होगी। रॉ मटेरियल लगता होगा, लोग लगते होंगे, मैनेजर लगते होंगे, कंपनी लगती होगी, रिसोर्सेस लगते होंगे, बिल्डिंग की भी जरूरत पड़ती होगी, प्लांट चाहिए होगा, बेचेंगे, मार्केट में ले जाएंगे, बहुत कुछ करेंगे ना इसे। पूरा बिजनेस एंड कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग से शुरू होगा, कस्टमर तक पहुंचाना है, तो इसको बनाने की, इसको बेचने की कोई कीमत तो होगी। सो देखो ये पिलर, एक प्रोडक्ट बनाया, इसकी एक कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है, 5,000 रुपए है आपके सामने। कॉस्ट कितनी है, 5,000 है। ध्यान से सुनना, ये प्रैक्टिकल एक वर्किंग दे रहा हूं आपको, विजुअलाइज करा रहा हूं। एक ड्रम स्पीकर ऐसा बनाया, उसकी कॉस्ट कितनी है, 5,000 रुपए है। अब ध्यान से देखना, और उससे फीचर कितने क्रिएट किए, सर इतने सारे क्रिएट किए। इतने सारे क्रिएट करके हमने क्या उखाड़ लिया, हमने कस्टमर के दिमाग में परसेप्शन पैदा किया, कस्टमर की साइक को, उसकी मेंटालिटी को, उसकी साइकोलॉजी को। बोला बेटा 18 मॉडल, 10 फीचर, 10 घंटे प्ले टाइम वाला, बिना वाटर प्रूफिंग के 1 साल वारंटी के साथ दे रहा हूं। ऐसा सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में कोई और होगा ना तो 10,000 के आसपास उसकी वैल्यू लगेगी। अब सुनो, कस्टमर देखता है अच्छा 10,000 की है, कहता है मैं 8,000 दूंगा, देना है तो दे, नहीं तो छोड़। कंपनी कहती है ठीक है 8,000 रुपए दे दो। तो हमने क्या किया, प्राइस तय किया 8,000, और 8,000 में लोग ले लेते हैं। ठीक है, एक कंपनी तो ऐसे काम करती है। कैसे काम करती है, जैसा स्क्रीन पे तुम्हारे सामने दिख रहा है, ऐसे काम करती है। 5,000 में बनाती है, 8,000 में बेच देती है, लेकिन उस प्रोडक्ट की वैल्यू वर्थ 10,000 के बराबर की थी। इसका मतलब कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब जरा ध्यान से देखना, अब केमी प्रो को एक चैलेंज करने वाली कंपनी जेबीएल आ गई मार्केट में। उसने कहा देखो जो दिखा रहा हूं वही एग्जांपल है, इसलिए ये ड्रम स्पीकर रखता हूं, एक तो केस दिखाने के लिए, बनाने के लिए, और दूसरा तुम्हें सुनाने के लिए, राइट। अभी ध्यान से सुनो, अभी क्या हुआ, एक जेबीएल कंपनी आ गई, बोला यार ये तो ठीक है केमी प्रो, इसको मैं अभी उखाड़ता हूं बाजार से, ये अभी बहुत बड़ा लीडर बना बैठा है, दिखाता हूं इसे। वो क्या करती है, वो भी एक अपना प्रोडक्ट लेके आती है, और वो कहती है मेरे फीचर ये हैं। मतलब अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, 2019 मॉडल। देखो ऐसे पढ़ेंगे हम बीसी के, एकदम लाइव कैसे हो रहा है। थोड़ा वक्त लगेगा शुरुआत के 2-3 लेक्चर में, पेशेंस रखना होगा भाई। जिन बच्चों को बुक रीडिंग करने की आदत है, बुक रीडिंग छोड़ दे। मैंने पहले ही कह दिया था इस पेपर में बुक रीडिंग भूल जाओ, मैं सब पढ़वा के घर भेजूंगा, यही कराऊंगा, और 40 के 40 एमसीक्यू आप हिट करोगे, गारंटी है। लेकिन आपकी नींव इतनी तगड़ी होगी कि यहां से लेके सीए फाइनल तक आपको कोई नहीं ला पाएगा। टाइम उतना ही लगाऊंगा जितना कि इस सब्जेक्ट में लगना चाहिए जो आपको अलॉटेड है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊंगा। तो आपको जरा सुनना है मुझे बड़े ध्यान से, पेशेंस के साथ। 19 मॉडल का ये ड्रम स्पीकर है, 12 फीचर है, 12 घंटे का प्ले आवर है, और देखो ना वाटर प्रूफिंग टेक्निक है, IPX7, और 2 साल की वारंटी है। जरा मुझे ध्यान से बताना, केमी प्रो के तुलना में, क्या बोला, केमी प्रो की तुलना में 18 मॉडल, 10 फीचर, 10 घंटे प्ले टाइम की तुलना में क्या इस जेबीएल ने ज्यादा वैल्यू क्रिएट करी, ज्यादा फीचर, ज्यादा क्वालिटी, बेहतर टेक्नोलॉजी ऑफर करी आपको? करी क्या? यस और नो जवाब दो। यस सर करी। तो क्या इसकी प्लानिंग उसकी प्लानिंग से बेहतर है? इसका प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट से बेहतर है? मतलब ये जीतेगा अगर मार्केट में जाएगा? तो लगता है इसके पास प्लान टू विन है? क्या ये स्ट्रैटेजी है कि हम ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे उसके तुलना में? अब ध्यान से सुनना, ठीक है, अच्छी बात है। इसको भी बनाने की तो कोई कॉस्ट होगी। यस सर कॉस्ट तो होगी, और देख के तो लगता है ज्यादा फीचर लगा रहा है तो ज्यादा कॉस्ट होगी इसकी, ये बेहतर प्रोडक्ट है तो कीमत ज्यादा लगी होगी। ओ वाओ, देखो ये तो 4,000 रुपए में बना लेता है भाई, ये तो 5,000 में बना रहा था।
और ये तो 4,000 रुपए में बना रहा है। ये क्या कमाल है? कमाल तो यही है, मान लो कि JBL के पास कोई नई टेक्नोलॉजी हाथ लग गई। ये बिजनेस एंड कॉमर्स है, ध्यान से सुनो। इसने मैन्युफैक्चरिंग की, इसको चीप लेबर मिल गया, चीप रॉ मटेरियल मिल गया, बेहतर क्वालिटी का रॉ मटेरियल कम कीमत पे मिल गया, इसने बल्क में खरीदा, इसका स्केल बड़ा है। इकोनॉमी, जब स्केल इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है हमारी कॉस्ट पर यूनिट घटती जाती है। एडम स्मिथ ने बताया, टेलर ने बताया, ऐसे लोगों ने हमें बताया। अब ध्यान से सुनो, अब क्या हुआ, ये कंपनी ने 4,000 रुपए में बना लिया, ये कंपनी 5,000 रुपए में बनाती है इसी प्रोडक्ट को। अब बताओ किसके पास एडवांटेज है? कौन जीता? किसने कॉस्ट कंट्रोल किया, किसने कॉस्ट रिड्यूस किया, इसने किया क्या? और इसने किया, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। देखो जरा स्कोर कैसे करते हैं दूसरी कंपनी के ऊपर। ये दोनों क्या कर रहे हैं? कंपीट कर रहे हैं। तो कंपीट क्या सिर्फ मार्केट में करते हैं? कंपीट क्या सिर्फ प्राइस के लिए करते हैं? अरे कॉस्ट भी घटाया तो मेरी प्रॉफिट ज्यादा होगी ना, तो मैं तो तेरे से आगे निकल गया। मैंने कम समय में ज्यादा पढ़ाई करता हूं और तू ज्यादा समय में ज्यादा पढ़ाई करता है। बताओ कौन जीता? कम समय में ज्यादा पढ़ाई करने वाला, क्योंकि उसका समय बच रहा है, वो और पढ़ेगा, उसमें कुछ और करेगा। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, ये कंपनी जो फीचर तैयार करती है इतने सारे 19 मॉडल 12 फीचर, इसके बदले में कस्टमर के दिमाग में इस कंपनी के बारे में जो परसेप्शन क्रिएट होता है, जो वर्थ बनती है, जो छवि बनती है इस प्रोडक्ट की, वो केमी प्रो के तुलना में ज्यादा की बनती है। तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू की कैलकुलेशन जब करेंगे तो ज्यादा नजर आएगी, 12,000 रुपए के बराबर। और फिर कंपनी कहती है मैं 8,000 में बेचूंगा। ऐसा क्यों किया कंपनी ने? ये तो 12,000 का वैल्यू का प्रोडक्ट बना रहा है, तो 10,000 में भी बेच सकता था। पता है क्या, बहुत सियाना है ये कंपनी। वो कहती है कस्टमर को आदत पड़ी हुई है ऐसे ड्रम स्पीकर 8,000 में खरीदने की, वो हैप्पी है। मैं तो कम कीमत पे बनाई है, तो मेरा तो प्रॉफिट तब भी ज्यादा होगा अगर मैं 8,000 पे बेचूंगा। उसका प्रॉफिट 3,000 था, ये 4,000 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है। ध्यान से देखो, तो इसका मतलब JBL स्पीकर वाला 1,000 प्रॉफिट भी ज्यादा कमा रहा है उससे, और 8,000 पे ही बेच रहा है 12,000 वाले प्रोडक्ट को। 12,000 वाले प्रोडक्ट को इसके पास, इसका मतलब एडवांटेज फिर आ गया, फिर एडवांटेज आ गया। ऐसा ये क्यों कर रहा है? आप बताओ क्यों कर रहा है ऐसा? ये इसे तो 10,000 चार्ज करना चाहिए था यार, ये तो और प्रॉफिट 2,000 और बढ़ जाते, 6,000 कमाता। इसने प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया, किसको? कस्टमर को। क्यों? क्योंकि इसे कस्टमर बेस बढ़ाना था, कस्टमर बेस बढ़ाना था, इसका मार्केट शेयर बड़ा हो जाएगा। ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट को ये उसी प्राइस पे दे रहा है, ये भाई से बेहतर प्रोडक्ट बना के और 8,000 रुपए पे दे रहा है। तो दुकान के सामने भीड़ किसके लगेगी? इसके सामने लगेगी। ये स्ट्रेटजी है, ये इसकी प्लानिंग का हिस्सा है। इस तरह से JBL ने केमी प्रो को मार्केट में बीट किया, जैसे कि वॉर में अलेक्जेंडर ने डारियस 2 को बीट किया। इसीलिए मिलिट्री से ओरिजिन जरूर हुआ, लेकिन इस चीज को बिजनेसेस ने अपनी डेली लाइफ में एडॉप्ट कर लिया, और एडॉप्ट करके ग्रोथ लिया, मार्केट शेयर लिया, मार्केट पोजीशन बढ़ाया, अपनी कंपनी के ब्रांड को चमकाया। और इसमें जो मदद करती है वो स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी हमारे BCK का हिस्सा है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का हिस्सा है। स्ट्रेटजी क्या है? तो एक लाइन में लिख देता हूं, स्ट्रेटजी इज अ प्लान टू विन। इसको कभी मत भूलना। जो लोग बैटलफील्ड में जाकर जीतने की कोशिश करते हैं वो कभी नहीं जीतते। वॉर तो वो जीतता है जो पहले जीतता है और फिर वॉर फील्ड में जाता है, बैटलफील्ड में जाता है। तो आप एग्जाम के लिए पहले तैयार होते हो, एग्जाम आप पास कर चुके होते हो, और तब जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो एग्जाम देने के लिए, तो ही आप जीतते हो। वहां जाके मत्थापच्ची जो करने की कोशिश करता है उसके हाथ कुछ नहीं आता। दोस्त ये बात ध्यान रखना, ये स्ट्रैटेजी कहती है, ये हमारी स्ट्रैटेजी कहती है, ये बिजनेस की स्ट्रैटेजी कहती है, या मिलिट्री की स्ट्रैटेजी कहती है, ये स्टडी की स्ट्रैटेजी कहती है, टीचिंग लर्निंग की स्ट्रैटेजी कहती है। हमें फॉलो करना है, ठीक है? समझ में आ गई प्रैक्टिकली बात? दिस इज अ वर्ड स्ट्रेटेजी। अब आते हैं लॉजिस्टिक्स। दूसरा टर्म था आपके सामने लॉजिस्टिक्स। ध्यान से सुनो, ये प्रोडक्ट मैंने बनाना है, कहां बनाऊंगा? किसी फैक्ट्री के अंदर बनाऊंगा। तो बनाऊंगा तो इसके लिए माल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल। अच्छा, मैं बना लूंगा।
बना के मैं टिंडे डालूंगा, क्या करूंगा इसका, वेयर हाउस में भेजना है। सर बन गया है, क्यूसी हो गई है, वेयर हाउस में भेज दो। चल मैंने वेयर हाउस में भेज दिया, तो कैसे जाएगा वेयर हाउस में? अच्छा, वेयर हाउस में चला गया, वेयर हाउस से फिर कस्टमर का ऑर्डर आ गया, पैक करके हमने रखा हुआ, अब कस्टमर तक पहुंचाना है, कैसे जाएगा कस्टमर को? ओके, मतलब यहां एक लफड़ा है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है लॉजिस्टिक्स की। अकाउंट्स में पढ़ते हो ना तुम, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, यस और नो? यस पढ़ते। क्या है वो? लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। मतलब प्लांट को ये बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो कहां से आएगा? सप्लायर से आएगा। कैसे आएगा? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जो एक लाइन लगी पड़ी है यहां पे, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसमें से चुन लो, लॉजिस्टिक्स है। बट एक बात ध्यान रखना, लॉजिस्टिक्स जो भी करेगा, रॉ मटेरियल जो भी लेके आएगा इसको बनाने के लिए, उसको सेफ्टी के साथ लेके आएगा, ये भी लॉजिस्टिक्स का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि मेरा प्लास्टिक, टीन, कनस्तर कुछ भी लेके आ रहे हो इसको बनाने के लिए, इसको उठा के पटकते पटकते ले आओ कि टूट जाए रास्ते में, वो भी गलत है। टाइम पे मिलना चाहिए, ये भी जरूरी है। सही कॉस्ट पे खरीदा हुआ होना चाहिए, ये भी जरूरी है। सब लॉजिस्टिक्स का हिस्सा है। तो हर कंपनी को, हर बिजनेस को काम करने के लिए लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है स्ट्रैटेजी के साथ साथ। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, संसाधन को लाएंगे, ले जाएंगे, कस्टमर तक माल पहुंचाना है, कस्टमर ने इसका ऑर्डर किया, मैंने वेयर हाउस से निकाला, ऑर्डर इनवॉइस बनाया, पैसे लिए, पैक किया और इसको पटकते पटकते उसको ले जाके दिया। क्या कस्टमर लेगा? नहीं लेगा। क्या लॉजिस्टिक्स ने काम किया? नहीं। लॉजिस्टिक्स का काम है सेफ डिलीवरी करना, इसे लॉजिस्टिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ध्यान से देखो। लॉजिस्टिक्स इंश्योर्स दैट द राइट मटीरियल, कैसा मटीरियल? राइट मटीरियल आर अवेलेबल। मैंने मांगा था ड्रम स्पीकर, तो माउस लाके नहीं दोगे भैया, ध्यान से सुन लो। राइट मटीरियल आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस, कस्टमर के प्लेस पे या प्लांट में, जहां जिसको जो चीज की जरूरत है उसको ले जाके देने का काम लॉजिस्टिक्स का है। एट द राइट टाइम, सही वक्त पे। माल मेरे को आज बनाना है, प्रोक्योरमेंट के लिए मैंने 5 दिन पहले बोला हुआ था परचेज डिपार्टमेंट को, और माल लेके आया 10 दिन के बाद, तो क्या करूंगा? इसको सिर पे मारूंगा। अब तो कस्टमर भी चला गया, ऑर्डर भी खत्म हो गया। तो राइट टाइम पे आना चाहिए, राइट क्वांटिटी में। मैंने मांगा था 500 किलो, तुम लेके आए हो 13 किलो, 15 किलो, 20 किलो, उससे तो मेरा कुछ भी नहीं होता। एंड राइट कॉस्ट पे, जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव कॉस्ट हो। ऐसा नहीं कि खूब महंगा ले आए, जी आपने जल्दी बोला था तो महंगा लेके आ गया, तो महंगा लेके आ गया तो प्रोडक्ट महंगा बनेगा, तो मेरी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी, मेरा कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, तो मेरे को केमी प्रो वाला बीट कर देगा भाई, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का हिस्सा है। तो इसको जरा नोट कर लो एक बार अपने बुक के साइड में। लॉजिस्टिक्स इंश्योर दैट द राइट मटीरियल आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम ऑफ द राइट क्वांटिटी एंड एट द राइट कॉस्ट। समझ आ गई बात? फटाफट नोट कर लो, देन विल मूव। अब ध्यान से सुनो, अब एक और टर्म आएगा इसी के अंदर, मल्टी डिसिप्लिनरी जब हमने कहा था तो उसके अंदर बुल, मतलब भैंस की आंख, सांड की आंख सब बोलते हो ना तुम लोग, ये सांड की आंख है। मूवी आई थी ना तापसी पन्नू वाली, देखी होगी। बुल का मतलब क्या होता है? ऐसा लगता है ना किसी बिल्कुल जोश में है, आगे जा रहा है, धक्का मार देगा, उड़ा देगा, बिल्कुल बड़ा एकदम जोशीला है, करेज एकदम उत्साहित। नहीं, ऐसे ही स्टॉक मार्केट समझते हो? स्टॉक मार्केट सुनते होगे, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स उछल रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, उछल रहा है, रोज टीवी पे आता है रोज। अब ये समझना पड़ेगा क्यों उछलता है, क्यों डाउन हो जाता है। डाउन होता है तो उसे बियर कहते, और उस जंप मारता है तो बुल कहते बुल फैक्टर काम कर रहा था। क्या मतलब होता है? ध्यान से सुनो। आज ना क्या होता है कि एक नई सरकार आती है इंडिया में, और वो सरकार ऐसी आती है फुल मेजोरिटी वाले, जैसे मोदी जी कभी आए 2014 में, तो क्या था वो? बुल फैक्टर था। नहीं, पूरी दुनिया में ना बूम आता है, इकोनॉमिक बूम, खूब सारा काम चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, बिजनेस हो रहा है, इंडिया का कई देशों में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, इंडिया ग्रो कर रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बाहर से लोग पैसे ला ला के लगा रहे हैं। क्या है ये? बुल फैक्टर्स है। इससे सेंसेक्स में चढ़ाव होगा, लोग आएंगे, पैसा लगाएंगे भारत के अंदर, बोलेगा अरे यार यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत है। नहीं, तो जहां अपॉर्चुनिटी दिखती हो और जिन फैक्टर्स की वजह से दिखती हो उसे बुल फैक्टर कहते हैं। एक छोटा सा जरा लाइव वर्चुअल कर लेते हैं, देखो जरा।
यहां मैं टाइप करता हूं, तुम भी टाइप कर सकते हो, लिखो यहां सेंसेक्स टुडे, लिखा सेंसेक्स टुडे। आज सेंसेक्स बीएससी का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसा बिहेवियर कर रहा है, ये देखो तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ गया। कैसा है, हमें दिख रहा है कल ये शुरू हुआ था सर 31,600 पे, अभी सर है 31,833 पे सर, मतलब 244.92.78% का जंप है, मतलब ग्रीन लाइन चल रही है, मतलब मार्केट में बुल फैक्टर काम कर रहा है, राइट। बुल, बहुत सारे फैक्टर ऐसे काम कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमी को कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन मिल रहा है, कई फैक्टर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहे। बुल, यही रेड हो जाए और मार्केट गिरना शुरू हो जाए, मतलब जहां निराशा का भाव आए, जिस हो चीज, सरकार गिर गई, कोरोना आ गया, पूरी दुनिया में प्राइस, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं लोग, संसाधनों की कमी हो गई, राइट, इन्वेस्टर पैसे विड्रॉ करना शुरू कर देता है मार्केट से, उसी को बच्चे हम कह देते हैं बियर फैक्टर। क्या बोलते हैं, बियर फैक्टर। मतलब A bear market refers to a market that is on the decline। ये देखो गलत लिखा हुआ है यहां पे बच्चे, आप ठीक कर लोगे, ठीक है। ये बुल नहीं होगा, अब बियर होगा, ठीक है, ये आप ठीक कर लोगे। A bear market refers to a market that is on the decline, जिसमें पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक वर्ड समझते हो, जो ऑप्टिमिस्टिक है वो बुल है, जो पेसिमिस्टिक फैक्टर्स है वो बियर है, राइट। जो अप पे है वो बुल है, जो डिक्लाइन पे है वो बियर है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब जरा मॉड्यूल पे आओ, फिर वहां से बातें करनी शुरू करेंगे। देखो आज हमने आपको कहां से शुरू किया था, यहां से शुरू किया था, डोमेन ऑफ बिजनेस। अब देखना, तुम्हें जितनी बातें मैंने अब तक डिस्कस करी है ना, सारी इस मॉड्यूल के अंदर मिलेगी। अभी मैं आपसे जनरल डिस्कशन कर रहा था, बुक समझा रहा था आपको। डोमेन ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, पहली लाइन क्या है, डोमेन का मतलब क्या होता है, स्फीयर ऑफ नॉलेज, कि इसके अंदर हमें क्या क्या बातों से वास्ता पड़ने वाला है, राइट। तो सबसे पहली चीज क्या थी, ये वास्ट है, इलेक्ट्रिक है, एवर इवॉल्विंग है, एक्सपेंडिंग है। वास्ट है, इसका मतलब क्या है, बिजनेस इज वास्ट, इनॉर्मस रेंज ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस के अंदर क्या है, कॉमर्स है, ट्रेड है, ट्रेड ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, इंडस्ट्री है, और सबके बारे में बात करनी है। इसी को कह दिया हमने बीसीके इज वास्ट, मतलब हर चीज को हमें हर चीज के बारे में नॉलेज लेनी है। इंडस्ट्री है तो बहुत टाइप की इंडस्ट्री है, कॉमर्स है तो बहुत टाइप का कॉमर्स है, ट्रेड है तो कई टाइप की ट्रेडिंग है, हमें सबको समझना है। दैट इज बीसीके, इसलिए कहा बीसीके इज वास्ट। आगे, Thus, to know about retail trade, one needs to be aware of the various forms. Further, one needs to know the functions that the retailer perform. एक retailer क्या क्या करता है, बाइंग करता है, सेलिंग करता है, राइट, गुड्स को डिस्पैच भी कर सकता है जरूरत पड़ने पे। फॉर एग्जाम्पल, द नेबरहुड रिटेलर प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ गुड्स of daily needs, various brands, the same item in various quantity, and host of other services such as होम डिलीवरी, वीकली, मंथली, क्रेडिट एक्सेट्रा। एक मॉल में जाओ, इजी डे में जाओ, इजी डे वाला कहता है, आंटियों को कहता है, आंटी लोग आप लोग ना वीकेंड पे आया करो, यहाँ ना हॉलीडे क्विज होता है, वीकली क्विज होता है, जीतने वाले को हम स्पेशल इनाम देते हैं। ये भी ट्रेडिंग की एक्टिविटी है, ट्रेड से जुड़ी हुई एक्टिविटी। गृहिणियों को, आंटियों को जोड़ता है अपने मॉल के साथ, अपने बिजनेस के साथ, इस तरह से उसका कस्टमर बेस बढ़ता है, ठीक है। हियर वी हैव जस्ट enumerated some of the benefits from point of view of the customer. Okay. BCK is eclectic, मतलब multidisciplinary, ध्यान से सुनना। BCK is eclectic and it derives from various disciplines, that is marketing, accounting, finance, operations, human behavior, psychology, sociology, law, economics, ethics, etc. इतनी सारी चीजों से लेना देना है। कस्टमर का सोचना, बिजनेस में ऑपरेशंस, फाइनेंस, मार्केटिंग, अकाउंट, सब चीज असर डालती है। साइकोलॉजी, अभी बताया ना कि जो वैल्यू, क्वालिटी, फीचर किसी भी प्रोडक्ट का, वो क्या है, कस्टमर के दिमाग में होता है। कल बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ाते हुए भी ये बात मैंने बताई थी आपको, राइट। तो ये भी है। ईच डिसिप्लिन हैज अ वोकेबुलरी ऑफ इट्स ओन। हर किसी सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। स्टॉक एक्सचेंज में अपन बुल बियर की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अपन स्ट्रेटजी, वैल्यू क्रिएशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऐसे टर्म्स की बात करते हैं। एक एग्जांपल से समझाया। इसी तरह से बिजनेस में अलग, लॉ में जाते हैं तो अपन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हुंडी बोलते हैं। बोलना जरा, हुंडी दुनिया में कहीं और होता है क्या? नहीं होता। चेक बोलते हैं, डीडी बोलते हैं। तो हर चीज की अपनी टर्मिनोलॉजी है, वो सब बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का हिस्सा है।
हमने पूरे बिजनेस को समझना है, तो उसमें जो जो चीज, जो जो बातें होती हैं, वो सबको हमें समझना है, सो दैट कि कई बार क्या होता है ना, जब हम इंडस्ट्री में जाते, काम करते बाहर जाके, तो कंपनियों में, तो हम क्या करते हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्ट कुछ से कुछ बोल देते हैं, बात कुछ और होती है, मतलब कुछ और होता है, बोल कुछ और देते हैं अपन, उसके ना लोग हंसते हैं फिर हमारे बारे में। क्यों? क्योंकि हमें बिजनेस एंड कॉमर्स की सही नॉलेज नहीं है। हर चीज का खास मतलब होता है। जब मैं स्ट्रेटजी बोलूंगा तो स्ट्रेटजी को एक खास पर्सपेक्टिव में बोलूंगा। जब मैं बोलूंगा मैनेज किया तो कुछ एफिशिएंसी बढ़ाई होगी तो बोलूंगा कि हाँ मैनेज किया, ऐसे नहीं बोल दूंगा टर्म मेरे दोस्त की तरह, राइट? ये डिफरेंस है। एंड दस कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स बीसीके वोकेबुलरी। बीसीके की अपनी शब्दावली है इस सब्जेक्ट की, इसकी नहीं, इंडस्ट्री की। किताबों में हम वो पढ़ते हैं जो बिजनेस में होता है, जो डे टू डे प्रैक्टिस है उसी को बुक में लाके पढ़ते हैं। तो जो वहां की टर्मिनोलॉजी आएगी वो हमने समझनी है, सो दैट कि जब हम कल को काम करने जाएंगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करने, तो हम वहां की बातचीत, वहां के सब टर्मिनोलॉजीज, वहां का रिस्पॉन्स तय कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अकाउंटिंग बहुत अच्छी आती है लेकिन बिजनेस की भाषा नहीं समझ में आ रही, तो फिर अवेयरनेस कहां हुई, फिर बीसीके पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? बीसीके इसलिए पेपर है। फर्दर, द बीसीके adopts the vocabulary of such diverse field as military and such unrelated fields as biology, building the BCK vocabulary। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला टर्म आपको दिया स्ट्रेटजी। कहां से आया? मिलिट्री से आया। मतलब क्या होता है? स्ट्रैटेजी टू बीट द कंपटीशन। और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने सिखाया। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल टर्म है, कई बार आएगा, इसे थोड़ा लंबा समझाया। लॉजिस्टिक्स कहां से आया? मिलिट्री से आया। मिलिट्री में देखो ना लड़ाई होती है, देखो ना लॉजिस्टिक्स। अलेक्जेंडर को जरूरत पड़ी थी ना बहुत सारा हथियार, गोला बारूद। ऐसे ही तुमने नेपोलियन के बारे में सुना है? नेपोलियन ग्रेट किंग ऑफ यूरोप, फ्रांस का राजा था। वो आल्प्स माउंटेन तो सुना होगा ज्योग्राफी में, उसको पार करके अंग्रेजों से लड़ने चला गया था। अब सोचो उसको कैसे पार किया होगा, फौज, घोड़े, हाथी सहित हिमालय जैसे पहाड़ को पार कर गया, इस तरफ से गया, उस तरफ जाके लड़ाई करी। वो बात अलग है कि जब लड़ाई करी तो वो हार गया, क्योंकि उसकी आधी सेना रास्ते में ही खत्म हो गई थी। ठीक है, तो जब वो आल्प्स माउंटेन पार कर रहा था तो माउंटेन के नीचे उससे एक बुढ़िया आंटी मिली। उसने बोला, मैंने पढ़ी है उसकी बुक, सुनो एक कहानी बताता हूं छोटी सी। उसने बोला, बेटा आल्प्स पार करोगे? तो हाँ। बोला हाथ दिखा ना, तो उसने हाथ दिखाया। बोला तुम्हारे हाथ में तो हारने की रेखा लिखी हुई है। तो बोला कोई बात नहीं, तो गया, हार गया। आधी फौज तो रास्ते में रह गई, लेकिन बहुत कुछ सीखा। अंग्रेजों ने उसे पकड़ के सेंट हेलेना टापू में एक आइलैंड में कैद कर दिया। कुछ महीनों बाद वहां से वो भाग गया नेपोलियन, और भाग के फिर फ्रांस आया, फिर राजा बन गया, फिर फौज ली, तैयार करी फौज, कमर कसा, देखो ये है फाइटर। फिर गया, फिर वो बुढ़िया मिली उसी पहाड़ के नीचे, आल्प्स माउंटेन के नीचे। बोला फिर तो आ गया। उसने बोला आंटी अपनी फितरत ही ऐसी, अपन कम अगेन, फिर आ जाते हैं, बस ये वाले बच्चे डरते नहीं किसी से। तो फिर उसने बोला हाथ दिखा, तो उसने बोला तू हार जाएगा। उसने तलवार उठाई और अपने हाथ की रेखा बदल दी। बोले आंटी इस बार हारूंगा नहीं, इस बार जीतूंगा, प्रॉमिस करके जा रहा हूं। माउंटेन पार किया, गया, फिर लड़ाई लड़ी, और इस बार उसने वो युद्ध जीत लिया। और युद्ध जीत करके वापस लौटा उसी रास्ते से, और उसने बताया आंटी को कि देख आंटी इस बार जीत के जा रहा हूं। तो हाथ की रेखाएं कुछ नहीं होती, इंसान की मेहनत के आगे कुछ नहीं होती ये। लेकिन अब मैं बात करता हूं उस नेपोलियन की। उसको आल्प्स माउंटेन पार करने के लिए लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ी होगी। उस मिलिट्री को भी सामान ढुलाई, तोप, टैंक, जो भी लेके वो गया होगा, घोड़े, हाथी, बंदूक, राइफल, तलवार, भाला, सबके लिए लॉजिस्टिक्स, राइट टाइम ऑफ मटेरियल, राइट प्लेस पे, राइट कॉस्ट पे, राइट टाइम पे डिलीवर हो, तभी तो वो युद्ध जीतेगा। इसका भी ओरिजिन मिलिट्री से है। क्या है? लॉजिस्टिक्स मीन्स मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, मिलिट्री सप्लाइज एंड इक्विपमेंट। मिलिट्री में इसका ये मतलब होता है, बिजनेस के लिए वो मीनिंग होती है जो मैंने तुम्हें नोट कराया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, वो मीनिंग से आप आगे जाएंगे। अभी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की बात करी थी, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। जब हम कोई माल बनाते हैं, ध्यान से सुनो, टिपिकली इनबाउंड लॉजिस्टिक्स इंप्लाई द मूवमेंट ऑफ इनपुट। जब हम माल बनाते हैं, रॉ मटेरियल चाहिए, तो उस समय हम सप्लायर से माल लाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। वहां जो लॉजिस्टिक्स लगा वो इनबाउंड है, उसी के लिए तुम कैरेज इनवर्ड लगाते हो।
और जब माल वहां से बनने के बाद फिनिश गुड्स कस्टमर को पहुंचाऊंगा, उसके लिए जो लगेगा कैरेज आउटवर्ड होगा, उसी के लिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स बोलते हैं उसको। तो दो टर्म और सीख लो, इनबाउंड आउटबाउंड, सिंपल, समझ गए। माल बनाया, वेयर हाउस में रखा, फिनिश गुड्स, इसको भेजूंगा, तुमने ऑर्डर किया, पैक करके पहुंचाऊंगा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। तब जो ट्रक 3 कनस्तर यूज कर रहा हूं मैं और सेफली डिलीवर कर रहा हूं, राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम टू द राइट कस्टमर, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ओके, बुल ऑब्वियसली सांड, तो बायोलॉजी से ही आया होगा, एनिमल साइकोलॉजी होती है इसकी। Because bull throws up their enemies in combat, likewise bulls imply in stock market players who raise the stock prices, जो स्टॉक के प्राइस को बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है धनाधन जिसकी वजह से, वो फैक्टर्स। Through building up buy pressure, being bullish implies optimistic expectation, optimistic, positive expectation, उम्मीद पैदा हो जाती है, सरकार है स्थिर रहेगी, ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ है, मॉनसून अच्छा है, पीस एंड स्टेबिलिटी है कंट्री में, और वही देश को सीरिया बना दो तो क्या होगा, बियर फैक्टर काम करेंगे, स्टॉक मार्केट धड़ाधड़ गिरेगा। नहीं, वॉर हो जाए कोई तो क्या होगा, नेगेटिव है, पेसिमिस्टिक फैक्टर है ये, ठीक है। दैट द इकोनॉमी मार्केट बिजनेस इज लाइकली टू डू वेल, बियर एनिमल साइकोलॉजी से आया, आर द टेंडेंसी टू एम्ब्रेस एंड पुश डाउनवर्ड्स दैट enemies in combat, their enemies in combat. Thus beer are the stock market players that have pessimistic expectation, मतलब निराशावादी एक्सपेक्टेशन पैदा करता है, उसे हम बियर कहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, BCK is ever evolving and expanding. BCK domain are ever evolving and expanding. For example, information and communication technology has introduced several terms in lexicon of BCK like 24/7। आजकल क्या हो गया, बिजनेस ऐसे इवॉल्व हो गए, मोबाइल की दुनिया आ गई, कंप्यूटर की दुनिया आ गई, ऑनलाइन सर्विसेज होने लगे, ऑनलाइन क्लासेस होने लगे, 24/7 सर्विसेज हो गई। कस्टमर केयर अमेरिका का रात में दिन में 24 घंटे चल रहा है इंडिया से, तो वो क्या है, जाके देखो, सारे कॉल सेंटर 24 घंटे खुले रहते हैं। ये नई शब्दावलियां है, B2B सुना है क्या, ध्यान से सुनो। तुम जाते हो, डेल को सुना है, डेल कंप्यूटर बनाता है, लैपटॉप बनाता है, चलो छोड़ो। टाटा मोटर्स को जानते हो, यस, टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल बनाता है, मतलब कार बनाता है, ट्रक बनाती है, गाड़ियां बनाती है, उसको टूल पार्ट्स की जरूरत पड़ती होगी, वो कहां से लेता होगा, किससे लेता होगा, कोई सब्सिडरी कंपनी होगी, कोई कंपनी जो टूल पार्ट्स बनाती है, उसने माल दिया एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को, B2B बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स कहलाया। B2C, तुम जाते हो फ्लिपकार्ट के ऊपर माल बाय करने, खरीदते हो फ्लिपकार्ट से, क्या खरीदते हो, ये ड्रम स्पीकर खरीदा 8,000 रुपए का, राइट, तुमने ये जाके खरीदा, क्या किया तुमने, एक पोर्टल पे गए, बिजनेस ने कस्टमर को बेचा, B2C, कंज्यूमर को बेचा, B2C। इसी तरह से और भी होते हैं, C2C होता है, जैसे तुम जाते हो, इसको पुराना हो गया, बेचना है, क्या करते हो, OLX पे बेचूंगा, किस पे, OLX पे, तो फोटो खींचा डाल दिया इसकी डिस्क्रिप्शन के साथ, एक कस्टमर ने दूसरे कस्टमर को कांटेक्ट किया, आपके पास एक ड्रम स्पीकर है, आप क्लास में दिखा रहे थे, हाँ मैं दिखा रहा था, तो हमें चाहिए, कितने का, 5,000 रुपए का, 8,000 का खरीदा था, 5,000 में दे दूंगा, कोई बात नहीं सर, ले लेंगे। C2C, कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोलो इसको। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है, BPO हो गया, चिप्स हो गए, ये सब नई टर्मिनोलॉजी है, और धीरे धीरे ये बिजनेस बढ़ रहा है। अब कोरोना के बाद और कुछ शब्दावलियां आएंगी, पहले ऑनलाइन तुम्हारी टर्मिनोलॉजी में था, बहुत कम था, कम था, राइट, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस था, ऑनलाइन क्वेरी एंड चैट सपोर्ट था, नहीं था, अब है ना, अब मैं EISSM की इस बार क्लास दे रहा हूं ना, कैसे, ऑनलाइन दे रहा हूं अपने ऐप के ऊपर, एप्लीकेशंस, बच्चा यूज करने लगा एप्लीकेशन, मोबाइल डिवाइसेस, घर वाले देखते नहीं थे, मोबाइल में तू क्या देख रहा है, 24 घंटे नजर रखते थे, क्या देख रहा है, ऐसे झांक झांक के देखते थे, अब झांकते नहीं, पढ़ रहा होगा, चाहे वो वीडियो ही देख रहा हो कोई, वो वाली, लेकिन घर वाले अब अज्यूम करेंगे कि वो पढ़ ही रहा है उसके ऊपर, अब उसकी मर्जी। तो ये क्या हो गया, नई टर्मिनोलॉजी आती है बिजनेस में, हमेशा ये चेंज होती रहेगी, समय बदला। अच्छा, आज से 20 साल पहले किसी ने सोचा था ई-कॉमर्स, जब तक इंटरनेट नहीं था, 1990 से पहले किसी ने सोचा होगा इंटरनेट ऐसी कोई चीज होती है, नहीं। कंप्यूटर सुना था, क्या सुना था, कंप्यूटर सुना था, इंटरनेट सुना था क्या,
नहीं सुना था। अच्छा, मेल सुना था क्या? मेल, ईमेल, जीमेल, वाई मेल, याहू मेल सुना था क्या? 1994 से पहले पूछना अपने डैडी से, अपने अंकल से, अपने ताऊ से, बोलेंगे नहीं तब नहीं होता था हमारे जमाने में। अरे मतलब कि नई नई चीजें आती रहती है। यस, एवर इवॉल्विंग, एक्सपैंडिंग, बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे नई नई चीज आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, बिजनेस के नए तरीके आएंगे। पहले जमाने में बड़े बड़े कॉर्पोरेशन नहीं होते थे। एक कंपनी होती थी, टायर बेचती थी, एक स्पीकर बेचती थी। आज देख लो आईटीसी को, टाटा को, मतलब सुई से लेके जहाज तक सब बेचता है, सब बनाता है और बेचता है। तो ऐसी कंपनियों का दौर आया। इवॉल्विंग, एवर इवॉल्विंग, एक्सपैंडिंग है, मतलब बदलती रहेगी। मतलब नजर बदले, नजारे बदले, मौसम के इशारे बदले तो बिजनेस भी इवॉल्व होता रहेगा। समझ में आ रही है सारी बातें? बिल्कुल क्लियर है यहां तक? आगे आते। An important aspect of this evolution is the decline and demise of old businesses. यही तो मैं कह रहा था, पुराने तौर तरीके खत्म हो जाएंगे, नए तरीके आएंगे। And old ways of doing business and the emergence of new business and newer ways of doing the business. ई-कॉमर्स मतलब रीटेलिंग, ई-टेलिंग में कन्वर्ट हो गई। पहले कहते थे कि दुकान है, अब कहते हैं आगे दुकान है और पीछे ऑनलाइन दुकान है। मतलब बाप आगे दुकान में रिटेलिंग कर रहा है, परचून की दुकान चला, बेटा पीछे ई कॉमर्स का पोर्टल लगा करके ऑनलाइन बेच रहा है उसी माल को जो डैडी प्रोक्योर कर रहे हैं कई जगह से। नए वेज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, न्यू वेज ऑफ टीचिंग ऑल्सो इवॉल्व्ड। These changes may be aided or impeded by changes in the technology, society, economy and the life collectively referred to as business environment. बिजनेस और उसके आसपास जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में मेरे दोस्त, कि बिजनेस और उसके एनवायरमेंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो, तुमने 12th क्लास में पढ़ा होगा, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। वो जैसे जैसे बदलेंगे वैसे हमारा बिजनेस भी बदलेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मूव करेगी, सोसाइटी मूव करेगी, कस्टमर मूव करेगा, बिजनेस को बदलना होगा। क्योंकि आज का बिजनेस कैसा है? कस्टमर सेंट्रिक है, सप्लायर सेंट्रिक नहीं है। पुराने जमाने के जो बिजनेसेस थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाले, वो सप्लायर सेंट्रिक थे, प्रोड्यूसर सेंट्रिक थे। खूब बनाओ और माल में पेलो, बाजार में पेलो। अब नहीं है ऐसा। अब जो कस्टमर तुझको जो पसंद वो बात कहेंगे, तू रात को रात दिन कहे तो दिन को रात कहेंगे, नहीं कुछ भी जो वो बोलेगा कस्टमर उसके हिसाब से बोलेंगे। तो दिन को रात कहे तो हम रात कहेंगे, तुझको जो पसंद हो वो बात कहेंगे, बात खत्म। कस्टमर के हिसाब से चीजें बनती है, राइट? वही गॉड है, वही किंग है अभी का। इन अ फास्ट मूविंग एंड एक्सपेंडिंग स्फीयर ऑफ नॉलेज द रेट ऑफ नॉलेज ऑब्सोलेंस आउटडेटेडनेस इज हाई। क्योंकि चीजें तेजी से बदलेंगी तो इंफॉर्मेशन भी तेजी से बदलेगा, डेटा भी तेजी से बदलेगा, नॉलेज का तरीका भी बदलेगा। नॉलेज भी जो पुराना था वो तुरंत आउटडेटेड हो जाएगा। आज रात को हमने पढ़ा था कि 25% लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, कल सुबह होते होते देखा कि 100% लोग ऑनलाइन एजुकेशन में चले गए। अगर हम 25% के माइंडसेट से बैठे रह गए घर पे तो हम पीछे छूट जाएंगे। वो जो 100% को रियलिटी मान के आगे बढ़ जाएगा वो नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? मैं इसी सब्जेक्ट का टीचर हूं, इंडस्ट्री का बंदा हूं। मैंने कल तक सोचा था कि बिजनेस ट्रेडिंग से होगा, दुकान से होगा, और अचानक देखा कि ई कॉमर्स आ गया, इंटरनेट आ गया, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट सब आ गए इंडिया में, अमेजॉन, स्नैपडील। अरे यार कॉमर्स का तरीका ही बदल गया। हमने नहीं अडॉप्ट किया, हम पीछे छूट जाएंगे। अगर हम ऑनलाइन में नहीं गए तो हमारी ये दुकान में नहीं रहेगी कल को। क्यों? क्योंकि सब रिटेलिंग में चला जाएगा, सब ई टेलिंग में, ई कॉमर्स के फॉर्मेट में चला जाएगा। हम पिछड़ जाएंगे। तो हमारी नॉलेज हमारे को सक्सेसफुल या फेलियर का रास्ता दिखाती है। इसीलिए हम बीसीके पढ़ते हैं कि जो कंटेम्पररी नॉलेज हो बिजनेस की हमारे पास हो, और हम जो भी इवोल्यूशन हो रहा हो, नए चेंजेज हो रहे हो, उसके बेसिस पे अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर सके और एक वैल्यूएबल 21st सेंचुरी के प्रोफेशनल बन के आपके सामने खड़े हो, राइट? Thus we need to stay updated and develop the capability to learn, unlearn and relearn at a fast pace. तो में जरूरत है कि हम चीजों को सीखें, जो गैरवाजिब हो उनको भूले भी, उनको छोड़ दें, क्योंकि ये पुराना हो गया, अब ये आउटडेटेड हो गया। और फिर जरूरत पड़े तो नए को जो सीखा है उसको आगे और ब्रश अप करें। दिस इज व्हाट बीसीके इज ऑल अबाउट। इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पढ़ा दिया क्या आपको? बिल्कुल, आगे निकलेंगे। लेकिन ऐसा बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है, और मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके बताने से पहले एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं और फिर हम और बातें। देश का काम करते हैं,
आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही। फिर से सुनना है, फिर से सुन लो, दिल को तसल्ली देगा। इसका काम करते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गारंटी देता है। ये मैं नहीं कह रहा, इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, ये मोदी जी भी नहीं कह रहे। फिर से बोल रहा हूं, ये मिस्टर मोदी नहीं कह रहे, ये देश का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। आप इसको किसी नाम से, किसी पार्टी से ना सोचे, ऐसे सोचे कि देश का प्राइम मिनिस्टर भी जानता है कि सीए के लाइफ में सीए का जो सिग्नेचर है वो पीएम के सिग्नेचर से भी बड़ा है, क्योंकि देश के रिसोर्सेज को संभालने की जिम्मेदारी, ट्रू एंड फेयर व्यू देने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। इसीलिए आपको बिजनेस को ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है, आपको स्ट्रेटेजिक होने की जरूरत है। ट्रेडिशनल रहोगे आप और बिजनेस बदल जाएगा। आप नहीं समझोगे तो आपकी सिग्नेचर गलत जगह पे लगेगी और वो सिग्नेचर देश के लिए नुकसानदायक होगी। तो इसलिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट, अगर सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट के तौर पे सही देशभक्ति तुमने दिखानी है तो तुमने बिजनेस को बहुत अच्छे से समझना है। यही तुम्हारी देशभक्ति है, क्योंकि तुम्हारा सिग्नेचर अगर सही लगा तो सही होगा और गलत लगा तो गलत सही हो जाएगा। सही को सही कहने का और गलत को सही कहने का और बही को भी सही करने का सारा राइट किसके पास है? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। इससे अच्छी डेफिनेशन, इससे अच्छी बीसीके की नॉलेज की रिक्वायरमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं हो सकता। एक लाइन के क्लिप से आपको सारी बात समझ में आ गई। एक बार छोटे से में इसको निपटाते हैं। The chartered accountants are the custodian of nation's resources and that's why आपका सिग्नेचर सत्यता की गारंटी देता है। They are responsible for putting in place a credible system of truthful and fair accounting and reporting। हर चीज की अल्टीमेटली अकाउंटिंग होती है, रिपोर्टिंग होती है और वो सत्यता की, प्रमाणिकता की जांच और उसको सर्टिफाई करने का काम, वो स्टैट्यूटरी पावर जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने दिया है वो सीए को दिया है। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। अगर आपकी बिजनेस की नॉलेज कमजोर होगी तो आपकी इंटरप्रिटेशन कमजोर होगी, एनालिसिस कमजोर होगी, फिर आपका सिग्नेचर रॉन्ग हो सकता है और राइट रॉन्ग और रॉन्ग राइट हो सकता है। तो राइट को राइट करो, नहीं तो मिस्टर डोंग बन जाओगे। द सोसाइटी रिसोर्सेस एंड देयर डिप्लॉयमेंट एंड यूटिलाइजेशन। समझ में आ गई बात? बाकी बातें वही हैं जो मैंने आपको 6 पॉइंटर लगा के बताया है। और आगे चलते हैं। गेटिंग कन्वर्सेंट विद द अपडेटिंग बीसीके। मैंने क्या कहा था? 3 नंबर तुम्हारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? बीक्यू डेवलप करना, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज कोशिएंट को डेवलप करना। उसका हमारे पास तरीका क्या है कि जो लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज है उसको देखना, पढ़ना, सीखना, इंटरप्रेट करना और उससे नॉलेज गेन करके अपने क्लाइंट को राइट टाइम पे राइट एडवाइस देना, यही है। और मैंने लास्ट क्लास में इसकी चर्चा करी थी और आज भी जब रिकैप कराया तो मैंने चर्चा करी कि आपको जितने भी बिजनेस डोमेन के न्यूज़पेपर एंड जो भी आर्टिकल्स एंड जो भी मैगजीन्स हैं और जो न्यूज चैनल्स हैं उनको अच्छा ऑब्जर्व करना है और वहां से नॉलेज गेन करनी है एंड टेक इट सीरियसली। ये बच्चों का गेम नहीं है। कई लोग इसको बड़ा फन बनाते हैं कि अरे यार ये तो कह रहा टीवी देखो। ऐसे नहीं कह रहे, मतलब नेटफ्लिक्स देखने को नहीं बोल रहे, टीवी देखने को नहीं बोल रहे, टीवी में बिजनेस न्यूज देखने को बोल रहे हैं और न्यूज की एनालिसिस करने को कह रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है। मैं सीनियर से सीनियर लोगों को जानता हूं, न्यूज बता दूंगा ये मर्जर हुआ। मान लो वोडाफोन इंडिया, मान लो अमेजॉन जेफ बेजोस उसका मालिक 1 लाख करोड़ रुपया मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अब आपको सोचना है इस 1 लाख करोड़ का बिजनेसेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तुम बोलोगे सर हमने क्या लेना देना। तो तुम टेलीकॉम इंडस्ट्री के तुम्हारे 4 क्लाइंट होंगे, ई कॉमर्स करने वाले तुम्हारे 10 क्लाइंट होंगे, या तुम खुद किसी ई कॉमर्स कंपनी में काम करते हो, फ्लिपकार्ट में। अब बताओ तुम्हें क्या लेना देना है। भाई उसने 1 लाख करोड़ कर दिया, तुमने क्या किया? तुम पे कुछ तो असर पड़ेगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, वो नए तरीके के रिसोर्सेस क्रिएट करेगा, मार्केट में वो स्पीड लेके आएगा, कुछ एक्विजिशन करेगा, नई कंपनियों को खरीदेगा छोटे छोटे। रिवर्स इज द ट्रूथ। ऐसे ही वॉलमार्ट आता है और आके 70% स्टेक फ्लिपकार्ट में ले लेता है
आप रातों रात ले लेता है। फ्लिपकार्ट में 70% स्टेक लेके इंडिया का नंबर 1 रिटेलर बन जाता है, ई टेलर भी बन जाता है। तो फर्क नहीं पड़ा, बहुत सारा डिफरेंस आ गया ना मार्केट के अंदर, बहुत सारे वे अहेड, बड़ा सा चेंज आया बाजार के अंदर। उसके आने से पूरी डायनामिक हो गई मार्केट। अब ये सीए को एनालाइज करना पड़ेगा ताकि वो अपने क्लाइंट को राइट टाइम पे राइट एडवाइस दे सके, स्ट्रेटजीज समझा सके। इसके लिए जरूरी है, और उसका तरीका क्या है? बिजनेस कोशिएंट को डेवलप करते रहना, इंटेलिजेंस को और बढ़ाना, लगातार बढ़ाना। और वो कैसे होगा? अपडेटेड रहने पे। कैसे? देखते हैं जरा। We have noted that BCK domains are vast, eclectic and ever expanding. सही बात है। We are convinced that BCK is important for successful education and career as a chartered accountant. बिल्कुल सही बात है। मैं क्या, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया ये बात। Now, how do we get to term the BCK, especially if we do not have a prior commerce background? नहीं है, मैं कॉमर्स नहीं, मैं लॉ से पढ़ के, मैं साइंस बैकग्राउंड का, आर्ट बैकग्राउंड का बंदा हूं, तो मैं क्या करूं? तो सर देखो, the task indeed seems large, and to top it, there is a constant dilemma whether to focus on specialization, core discipline, that is accounting, taxation, diffuse our energy to such a wide topic as business, take a trip to tips to enhancing one's BCK quotient. एक छोटा सा आपके लिए एक्टिविटी है, वो देखते हैं कैसे डेवलप करें। इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, सेल्फ एश्योरेंस। बिजनेस इज अराउंड, अपने आप को अश्योर करो, बिजनेस हमारे आसपास है। वी इनकाउंटर इट, एंगेज विद इट, न्यूमरस ट्रांजेक्शन ऑन डेली बेसिस। हम रोज ही बिजनेस से कोई ना कोई इंटरेक्शन करते। हमारी सुबह होती है शुरू न्यूज़पेपर से, मोबाइल से, फोन से, बिजनेस न्यूज से, जनरल न्यूज से। हर चीज जो भी हम करते हैं सब तो बिजनेस ही है आसपास, उसी के थ्रू सब हो रहा है। तो हमें उसको समझने की जरूरत है, अपने आप को इजी फील कराना है कि इसको समझना मुश्किल नहीं है। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट अ हैंडीकैप। आप भी समाज में रहते हो और सोसाइटी का ही ग्रोथ का ऑर्गन बिजनेस है। सोसाइटी ऑर्गन ऑफ ग्रोथ इज बिजनेस। इफ यू हैड साइंस, यूज द ब्रिज ऑफ टेक्नोलॉजी टू क्रॉस ओवर टू बिजनेस। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो समझने के लिए। इफ यू हैड ह्यूमैनिटीज, देन देयर आर सेवरल ब्रिजेस कनेक्टिंग विद बिजनेस। Economics for sure, history of daily lives and livelihoods, geography, the resources, the occupation, psychology, sociology, understanding of human behavior and so on, leverage the electric nature of BCK। पीछे ही हमने पढ़ा कि इन सब चीजों का, एनिमल साइकोलॉजी से लेकर के हर चीज हमने जोड़ के देखी थी बिजनेस के साथ। हर चीज बिजनेस से जुड़ी हुई है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, आपको टीवी, कॉमर्स के न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, चैनल सब देखने हैं और देख करके ऑब्जर्व करना है और हर मीनिंग निकालनी है न्यूज की, चैनल्स की। थर्ड पॉइंट। फोर्थ, ईच वन ऑफ अस हैव 6 ऑनेस्ट सर्वेंट्स। मैं बोलूंगा सर्वेंट्स नहीं, ये टर्मिनोलॉजी गलत है, फ्रेंड्स। ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कितने तरह के होते हैं? इधर नहीं देखेंगे आप, मुझे बताएंगे क्वेश्चंस कितने तरह के होते हैं। मुझे ज्यादातर बच्चे इस पे जवाब देते हैं, सर क्वेश्चन 2 तरह के होते हैं। एक होता है सर, 2-3 तरह के होते हैं सर, शॉर्ट नोट वाले, डिस्क्रिप्टिव वाले, एमसीक्यू वाले, लॉन्ग नोट्स वाले। सर ऐसे 4-5 प्रकार के होते हैं। ट्रू फॉल्स वाले, रीजनिंग वाले नहीं। ग्रामर में तुमने पढ़ा होगा नोट ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन पढ़ा होगा और पूछा होगा, तुम्हारे टीचर ने बताया होगा, ग्रामर इंग्लिश की टीचर ने, क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। तो तुमने बताया होगा मैम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक को हम सर कहते हैं यस नो क्वेश्चन और दूसरे को बोलते हैं WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन वो है जिसका आंसर यस नो में देते हैं, WH जिसमें हु, व्हाट, व्हेन, हुज, वेयर, विच, हाउ, राइट। तो WH जितने क्वेश्चंस हैं उनको फ्रेंड बनाइए। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि पता है क्या होता है, मान लो तुमसे कोई मुश्किल सवाल पूछा तो सवाल का जवाब कई बार सवाल में ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो कुछ फ्रेंड बनाओ, जैसे WH क्वेश्चंस, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हुज, विच, ऐसे जितने WH क्वेश्चन है उनको अपना दोस्त बनाइए और किसी भी क्वेश्चन को उस पर टाइट करके, स्क्रू को टाइट करके देखो। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूं 60% उस क्वेश्चन का आंसर इसी सवालों से तुम्हें मिल जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट में आजमा के देखना मेरे ये ट्रिक को। मैं पिछले 5 साल से जब भी EIS, SM, ITSM पढ़ाता हूं, बच्चों को पहले लेक्चर में यही सिखाता हूं कि कैसे, अब BCK तो अब आया है ना, ये जनरल कॉमन सेंस है, ये बिजनेस को समझने का जनरल तरीका है जो हमें IIM में सिखाया गया था।
कि जब भी कोई सवाल बिजनेस का तुम्हारे सामने आए तो तुमने उसको ये WH क्वेश्चन के स्क्रू ड्राइवर से कस के देखना है और खुद से पूछो ये सिचुएशन क्यों हुई, बिजनेस में ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ, पहले कब हुआ था, और उससे तुम्हें कम से कम 60% आंसर अपने दिल से ही, अपनी अंतरात्मा से ही निकल आएगा। 40% के लिए तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। यहां भी अगर बीसीके को आप समझना चाहते हो, कोई भी न्यूज, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस, किसी की भी इंटरप्रिटेशन, कोई भी बिजनेस की एनालिसिस, किसी भी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग अगर आप डेवलप करना चाहते हो, आप क्वेश्चंस का इस्तेमाल करो। जैसे सर्वेंट्स नहीं, ये फ्रेंड्स बनाओ। आज से ये 6 आपके दोस्त हुए, मैं आपको प्रपोज करता हूं, राइट। और इसीलिए मैंने लिख के मॉड्यूल में इस बार डाला कि बच्चों को ऑफिशियली मैं कम्युनिकेट कितना करूंगा, तो ऑफिशियली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु, इनको आप अपना दोस्त बनाओ। हर एक सिचुएशन को इनसे अपने को चेक करो एंड यू विल गेट द आंसर। देन प्रैक्टिस एंड इंप्रूवमेंट वाया रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग लीड्स टू परफेक्शन। आपको लगातार सोचना, समझना, ऑब्जर्व करना, राइट। ये सब चीजें, न्यूज़पेपर की एनालिसिस करना, बहुत सारे लिस्टिंग दी हुई है आपको न्यूज़पेपर वगैरह की, ये लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। बस यहां से कोई छोटा सा एमसीक्यू बना सकते हैं कि बताओ बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन है कि न्यूज़पेपर है, कुछ भी पूछने वाले का क्या गया, कुछ भी बना देगा वो। तो तुम्हें थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस यहां पे होनी चाहिए। दिस इज टू बी डन बाय यू योरसेल्फ, ठीक है। सो दोस्त, यहां तक टॉपिक किया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इकोनॉमिक नॉन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो बहुत ही आसान होंगे। लेकिन आज के क्लास को कंक्लूड करेंगे कम से कम 10-15 एमसीक्यूज मेरे सेट केवीसीए स्टाइल में करने के बाद। लेट्स स्टार्ट विथ केवीसीए नाउ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन बीसीके। आपको 30 सेकेंड में दूंगा, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ABCD 4 ऑप्शन होंगे, कुछ सिंपल सवाल होंगे, कुछ अद्भुत सवाल होंगे। मैं अगेन जैसा सवाल होगा उसके हिसाब से आपको टाइम अलॉट करूंगा और आपको सेट टाइम लिमिट में जवाब देना होगा। लास्ट क्लास में भी हमने किया था, ऐसे ही हम एमसीक्यूज बहुत सारे करते जाएंगे, 1000 के आसपास एमसीक्यू कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन and the question is, in BCK domain which of the following activities are not covered under commerce? और सोच समझ के आपको ध्यान देना, 30 सेकेंड का आपको वक्त मिलेगा और आपको A is ट्रेडिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड आपका अच्छा वक्त शुरू होता है। अब आपको पूरे 30 सेकेंड देता हूं और आपको देना है सही जवाब। एकदम आसान सवाल है। Three, 2, 1, 0। आपका समय हुआ समाप्त। और अब बताओ आपका कौन सा सवाल, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही ऑप्शन है? ट्रेडिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग नॉट कवर्ड अंडर द कॉमर्स। लेट्स चेक, कंप्यूटर बाबा से पूछ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इन नॉट दैट, सो मैन्युफैक्चरिंग इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे छोटे सवाल आप सब जानते हो जो मैं प्रैक्टिस बस करा रहा हूं। सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, ध्यान से सुनना। सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट क्लास में कराया था। एथिक्स, गवर्नेंस एक्सेट्रा आर डैश ऑफ बीसीके डोमेन। ऑप्शंस आर फंक्शंस, कंसर्न्स, एक्टिविटीज, फोकस एंड आपका अच्छा वक्त शुरू हुआ।
कंसर्न है, एक्टिविटी है या फोकस है, वो टेबल याद करो। फंक्शंस तो ऑफ कोर्स नहीं है, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ये होते हैं फंक्शंस। ये क्या है हमारी बिजनेस के, या तो ऑब्जेक्टिव है या ऑप्शन कौन सा सही होगा, लेट्स चेक विद द आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन हियर इज ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, फाइनेंस आर डैश ऑफ बीसीके डोमेन। पूरे 30 सेकंड दूंगा, सोच समझ के जवाब देना। पूरे मॉड्यूल से क्वेश्चन बनाए हुए, बिल्कुल इधर उधर से क्वेश्चन नहीं है। एंड ऑप्शंस आर एक्टिविटी, बी फंक्शन, सी स्कोप, कंसर्न, डी एंड आपका वक्त हुआ शुरू। टेक 15 सेकेंड्स ओनली। मैंने घड़ी की सुई को थामने के लिए आदेश कर दिया है। रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि इसका जवाब आपको 15 सेकंड में देना था। पिछले क्वेश्चन में इसको हमने डिस्कस किया था। फिर भी बताओ, ए, बी, सी या डी, स्कोप है या कंसर्न है, एक्टिविटी या फंक्शन, या कंप्यूटर बाबा से ही पूछ ले। अपने जवाब को आप मैच कर सकते हैं। फंक्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोज विथ बी वर करेक्ट, और किसी और के साथ वो रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। यहां भी हम क्वेश्चन उतनी स्पीड से करते हैं जितना कि हम बुक में पढ़ के कर सकते हैं, बट हर पेज को यहां यूनिकली डिजाइन में करता हूं सो दैट कि हम इंटरेक्ट करते हुए फेस टू फेस थोड़ा अच्छा इंटरेक्शन करके पढ़ सके। ऑब्वियसली यहां कोई सट्टेबाजी नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग होता है आगे जाके जब बड़े क्वेश्चंस होते हैं। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो और रेंज ऑफ डिस्कशन हमारी बड़ी हो जाती है। इसलिए मैं केबीसीए स्टाइल फॉलो करता हूं, आपको वक्त देता हूं, और जैसे जैसे घड़ी चलती है ना तो हार्ट बीट भी बढ़ती है या नहीं? सही है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड दैट इज डैश आर द स्टॉक मार्केट प्लेयर्स दैट हैव पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। पेसिमिस्टिक ऑफ एक्सपेक्टेशन को अंडरलाइन करेंगे और जवाब देंगे। स्ट्रेटजी, बियर्स, बुल एंड लॉजिस्टिक्स अभी पढ़ाया है, एंड यू आई एक्सपेक्ट अ गुड आंसर फ्रॉम यू। ऑल 30 सेकेंड्स आर योर्स। सो फ्रेंड्स बताओ, पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ बुल होगा या बियर होगा, स्ट्रेटजी होगी या लॉजिस्टिक्स होगी? क्या कंप्यूटर बाबा से इंतजार करें या आप जवाब दोगे? अपने आंसर को चेक कीजिए। करेक्ट आंसर बियर इज द करेक्ट आंसर। बियर होगा, आप सब जानते हैं, हमने डिस्कस किया था। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। छोटे छोटे क्वेश्चन बीसीके के ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, और ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा। किताब है, बुक्स हम पढ़ रहे हैं, बुक्स हम करने वाले हैं, लेकिन जो क्लास की जनरल डिस्कशन है वो पूरी बुक के अकॉर्डिंग करा रहा हूं मैं, और आपका एक पूरा होराइजन तैयार करा रहा हूं। आपने देखा होगा कि कल की क्लास में जो पढ़ाया था वो आज की क्लास में भी रेलिवेंट था, राइट? तो अपन क्लास डिस्कशन में एडवांस चलेंगे। बुक रीडिंग करते हुए हमें बस एक फॉर्मेलिटी करनी होगी और पूरा मॉड्यूल हमारा कवर होगा। आपको पता है, ये मॉड्यूल जब लिखने वाले से आप पढ़ रहे हो तो आपको ये टेंशन नहीं लेना कि सर क्या बोल रहे हैं। सर मॉड्यूल के दायरे में रह के सिर्फ मॉड्यूल की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। सो दोस्तों, बुल हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द डैश ऑरिजिन, मिलिट्री, स्ट्रेटजी, फाइनेंस एंड एनिमल साइकोलॉजी। सोच के जवाब देंगे, बस 15 सेकंड का आपको वक्त दूंगा। छोटा आसान सवाल है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। घड़ी महाराज शांत हो जाइए प्लीज। अब बच्चों को देने देते हैं जवाब। सो दोस्त, मिलिट्री स्ट्रेटजी से है, स्ट्रेटजी मिलिट्री से है, फाइनेंस एक फंक्शन है। आंसर क्या होना चाहिए आप इशारों में समझ चुके हो, नहीं? नजर बदले, नजारे बदले, मौसम के इशारे बदले, और कंप्यूटर बाबा ने जवाब दिया। डी वाज द करेक्ट आंसर एंड दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, सोच समझ के जवाब देंगे। सवाल है, बियर हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द डैश, मिलिट्री, स्ट्रेटजी, फाइनेंस, एनिमल बायोलॉजी।
आगे बढ़े, एकदम आसान सवाल, दे चुके हो आप जवाब ऐसा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आपके स्क्रीन के ऊपर, कुछ नया हो तो लेते हैं। स्ट्रेटजी हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शन ही नहीं देता, आप बता दो। स्ट्रेटजी हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम, अलेक्जेंडर की स्टोरी से आप बता सकते हो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आपको बताया स्ट्रेटेगोस वर्ड से आया है, जनरलशिप उसका मीनिंग होता है, प्लान टू विन है, मिलिट्री का ओरिजिन है। तो सर इसको तो हम स्किप करेंगे, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, मिलिट्री। आगे चलो, देखो अंडरस्टैंडिंग होगी तो तुम्हें सवालों के लिए रटना नहीं पड़ेगा। इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं रटना, इस सब्जेक्ट में सिर्फ सुनना है, समझना है, विजुअलाइज करना है, फॉलो करना है। बट पूरी जो क्लास होगी घंटे 1.5 घंटे की, इस पूरी क्लास को आपको सुनना है, यहां कोई कॉम्प्रोमाइजेज नहीं चलेंगे, क्योंकि जहां आप मिस कर गए तो वहां आपकी गाड़ी छूट गई, तो दुर्घटना से देर भली। तो आराम से सुनते हैं एक दूसरे को, और आपके जो क्वेरीज हो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे नंबर 9958300572 पे। मैं 1-to-1 क्वेरी लेता हूं, आप मुझे भेज सकते हो, व्हाट्सएप करो, मैं जरूर जवाब दूंगा। ऐसा कभी होगा नहीं कि आपका जवाब आपको नहीं मिलेगा। बीसीके डोमेन्स आर वास्ट, इलेक्ट्रिक, एक्सपेंडिंग, ऑल ऑफ द अबव। पूरे 15 सेकेंड और देना है आपको जवाब। आपका वक्त हुआ समाप्त, अच्छा वक्त समाप्त हुआ, और मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। बीसीके डोमेन वास्ट भी है, मल्टी डिसिप्लिनरी इलेक्टिव भी है, एवर एक्सपेंडिंग भी है, और ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। कंप्यूटर बाबा एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। Who is responsible for putting in place a credible system of truthful and fair accounting and reporting of the society's resources? मोदी जी से पूछते हैं, their deployment and utilization, and the options are economist, sociologist, manager, chartered accountant। सोच समझ के जवाब देने का। घड़ी की सुई बता रही है कि हमारे क्लास के भी ओवर होने का समय आ गया है, तो आपको ये जवाब देना है। इसी सवाल के बाद मैं सेशन को करूंगा। एंड आप बताओ, ए, बी, सी या डी, सोशियोलॉजिस्ट या इकोनॉमिस्ट, मैनेजर या चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑफ कोर्स आप इशारा समझ गए थे, बहुत आसान सवाल था। बट ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में, जब आपको कई चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स करके दिए जाते हैं तब जवाब देना मुश्किल होता है। जब सारे एक जैसे होते हैं तो उतना मुश्किल नहीं होता है। ऑफ कोर्स डी इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमने काफी कवर किया। पिछले 2 सेशन में हमने मॉड्यूल के लगभग 8-10 पेजेज, 10 पेज के आसपास कवर किए। अभी आपने पेजेज काउंट नहीं करनी फ्रेंड्स। बच्चे मैं बहुत तरीके से आपको धीरे धीरे स्मार्टली आपकी नॉलेज, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको समझते हुए मैं इसको कंप्लीट करूंगा। आपको सिलेबस बहुत अच्छा समझ में आएगा। आपके 40 के 40 क्वेश्चन आपसे हिट होंगे। दिस इज व्हाट आई कैन गारंटी यू। एंड स्पेशली आई ऑलवेज से नो फिकर नो फियर व्हेन आई एम हियर। तो ये बात आप याद रखेंगे। और मेरी दूसरी फिलॉसफी आपको जरूर याद रखनी है, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। देखो पहले हम जब भी क्लास शुरू करते हैं पहले कुछ डिस्कस करते हैं। आपको मेरे स्टाइल के साथ चलना है। देखो डिस्कस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, चीजों को मैं एक्सप्लेन करता हूं, आपके सामने टर्मिनोलॉजी लेके आता हूं। इस तरीके से ये होगा कि 5 के 5 चैप्टर हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर हम कोई भी सवाल का जवाब लॉजिकल आंसर दे सकते हैं। एमसीक्यू कंप्लीटली लॉजिक्स पे बेस्ड होते हैं। और उससे भी बड़ा बेनिफिट ये होगा कि चैप्टर नंबर 6 जब करेंगे तो 80% चैप्टर 6 यही रेडी हो चुका होगा। तो जो यहां एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे वो वहां पे एक्स्ट्रा टाइम जो हमें लगना था चैप्टर 6 में वो सेव करेंगे। ठीक है, टाइम उतना लगेगा, बस अंडरस्टैंडिंग जितनी बेस्ट होगी। विजुअलाइजेशन मैं जरूर कराऊंगा क्योंकि इसके एक्सटेंशन ये इंटरमीडिएट में EIS, SM और फाइनल में SCM और SFM के तौर पे आपको पढ़ने हैं। तो आप इसको केयरलेसली नहीं दे सकते। इस पेपर को बहुत प्यार से नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, नाम जैसा है BCK, तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू यूज इन व्हेन यू बिकम सीनियर आफ्टर दिस कोर्स, राइट? सो
स्टे ट्यून्ड, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी जीते रहिए, अपना और अपने दिल का बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना और अपनों का भी बहुत सारा ख्याल रखिए ऐसे समय में। अगले सेशन में मिलता हूं फिर किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।